हाँ जी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज वाले लेक्चर के अंदर, आज वाले वीडियो में हम लोग जो है चैप्टर नंबर 4 जो है, और यू कैन ऑल्सो से कि अध्याय नंबर जो है आपका 4 जो है मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। अध्याय नंबर 4 का नाम है हमारी वित्तीय संस्थाएं। ठीक है जी। तो सभी लोग जो है रेडी हो जाए। ठीक है जी, जल्दी से तैयार हो जाए। अपनी जो आपके पास बुक है ये वाली, तो अगर आपके पास बुक है तो आप ओपन कर लोगे साथ साथ में अगर पढ़ना है तो। अदरवाइज़ आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री में। मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया, वहाँ से भी जाके आप फ्री में ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और फिर वहाँ से आप पढ़ सकते हो। अदरवाइज़ आप सिंपली क्या है, साथ साथ में सुनते रहना। ठीक है जी। अगर बुक रहता है ना आपके पास, फिजिकली बुक रहे, तो उससे एक फ़ायदा होगा कि जो मैं अंडरलाइन कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट बातें होंगी वो आप साथ साथ में अंडरलाइन या हाईलाइट कर लेना, तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन अपना अध्याय 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और साथ साथ में जो मेरा जो रीडिंग प्रोसेस होगा ना वो थोड़ा सा फास्ट रहेगा। एक्सप्लेनेशन जो होगा वो मैं आपको अच्छे से आराम आराम से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहला जो पैराग्राफ है आपका वो क्या लिखा हुआ है, आ जाओ जी पढ़ो साथ साथ में। अध्याय 4 हमारी वित्तीय संस्थाएं। हम देख चुके हैं कि मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की जरूरत पड़ती है। हमने पिछले अध्याय में ही पढ़ा था, अध्याय नंबर 3 में मुद्रा, बचत और साख, ये वाला चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भाई मुद्रा कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है और साथ साथ में साख भी कितना इंपॉर्टेंट रहता है आपके लिए। जितनी भी आपकी आवश्यकताएं हैं इंसान की, ठीक है, उसको पूर्ति के लिए मुद्रा आज के डेट में बहुत ही ज़रूरी। वही लिखा हुआ है कि हम देख चुके हैं मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हमें साख अथवा ऋण की ज़रूरत पड़ती है। हमारे रोज़मर्रा के जीवन में जो साख अथवा ऋण की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति राज्य के वित्तीय संस्थाओं के द्वारा संपन्न होती है। आज के आर्थिक जीवन में साख अथवा ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। किसी भी आर्थिक क्रिया को संपन्न करने के लिए व्यक्ति विशेष चाहे वह कितना भी बड़ा साधन संपन्न क्यों न हो, वह अपने उपलब्ध साधनों के माध्यम से अपने औद्योगिक और व्यावसायिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। स्वाभाविक रूप से ऐसे वित्तीय प्रबंधन के लिए उन्हें सरकारी अथवा अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाओं पर निर्भर करना पड़ता है। यहाँ यह ध्यान रखने योग्य बात है कि वित्तीय संस्थाएं या तो सरकार द्वारा स्थापित एवं संचालित होती है अथवा लोगों के सहयोग एवं सहभागिता के माध्यम से भी स्थापित होती है, जिसे हम अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने के लिए बता दूं, देखो हमारे भारत में, इवन किसी भी देश में, ठीक है जी, एक तो होता है सरकारी संस्थाएं, दूसरा होता है गैर सरकारी संस्थाएं। सरकारी संस्थाएं जैसे जो बैंक्स वगैरह होते हैं ना, वो सारे सरकारी संस्थाएं। ठीक है जी। गैर सरकारी जैसे आपने दोस्तों से हेल्प ले लिया पैसों के मामले में, किसी जो साहूकार है उससे आपने ब्याज पे जो है लोन ले लिया, ब्याज पे ऋण ले लिया और बाद में आपने उसको ब्याज के साथ ऋण वापस कर दिया, तो ये गैर सहकारी होते हैं। सहकारी वाले में क्या है, सरकारी वाले में एक तरीके से बेसिकली क्या होगा, सरकारी वाले जैसे बैंकिंग वाली व्यवस्था हो गई वो सारी, और गैर सरकारी वाले में आपकी ये सारी चीज़ें आती हैं जिसे आप क्या कहते हो, एक तरीके से सहकारी भी कह सकते हो, सरकारी नहीं। ठीक है जी, अर्ध सरकारी। ठीक है जी। तो आपका सरकारी, अर्ध सरकारी कई टाइप के वित्तीय संस्थाएं हैं आपके यहाँ पे। मेनली अगर आपको यहाँ पे आ जाओ, ये देखो, ये जो अध्याय है ना हमारी वित्तीय संस्थाएं, इसमें भाई साहब आपको पढ़ना क्या क्या, एक तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं पढ़ना है और राज्य की स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। राष्ट्र का मतलब पूरे देश की जो वित्तीय संस्थाएं, जिसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार आता है। तो मुद्रा बाजार में जब आते हैं ना संगठित और असंगठित, तो जो असंगठित होता है ना उसे हम लोग साहूकार, ठीक है, महाजन, सेठ, रिश्तेदार, दोस्त, मित्र, वो हम उसे बोलते हैं असंगठित। ठीक है। और एक होता है संगठित वाला, जिसके अंदर बैंक, पीएनबी, आईसीआईसी, प्राइवेट हो चाहे पब्लिक बैंक हो चाहे प्राइवेट बैंक हो, सारे बैंक आ जाते हैं। और एक होता है राज्य की स्तरीय वित्तीय संस्थाएं। तो राज्य स्तरीय मतलब स्टेट लेवल पे, ठीक है जी, स्टेट लेवल पे क्या है आपका गैर संस्थागत, जिसके अंदर वही सेम महाजन, सेठ, व्यापारी, रिश्तेदार, साहूकार, जो आपका असंगठित होता है वही। और एक होता है संस्थागत, जिसके अंदर वही सरकारी बैंक्स वगैरह आते हैं, सरकारी बैंक, भूमि विकास व्यावसायिक बैंक, ये सारे। और यहाँ पे एक पूंजी बाजार भी आपको पढ़ना है। तो आप, अगर आपको समझना है कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है सारांश में, तो टॉपिक नंबर 1, टॉपिक नंबर 2, सबसे पहला है राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं और दूसरा है राज्य की स्तरीय वित्तीय संस्थाएं, स्टेट वाइज। तो हम लोग बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बिहार की जितनी भी स्टेट वाइज संस्थाएं हैं। फिर उसके बाद जो राष्ट्र की होते हैं ना ओवरऑल पूरे इंडिया में, तो वो एक होता है आपका क्या, भारतीय मुद्रा बाजार, और दूसरा होता है
भारतीय पूंजी बाजार, जिसके अंदर शेयर एंड सिक्योरिटीज वगैरह का सेल परचेज होता है। और मुद्रा बाजार के अंदर जो है मुद्रा से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड, तो बैंकिंग तथा नॉन बैंकिंग यानी संगठित तथा असंगठित वाले दोनों मिला के होता है। ठीक है, तो इतना ही आपको इस चैप्टर में पढ़ना है, इस अध्याय में पढ़ना है, चौथे अध्याय में। और बहुत ही आपके क्या कहते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है और बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल वाला चैप्टर नहीं। ठीक है, तो आइए ज़रा पढ़ते हैं एक एक करके सारे टॉपिक। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। आगे लिखा हुआ है क्या, उदाहरण के लिए एक और जहाँ सरकार द्वारा स्थापित तथा संपोषित बैंकिंग संस्था साख या ऋण की उपलब्धि कराता है, वहीं अर्ध सरकारी संस्थाओं में सहकारिता के आधार पर, सहकारिता और सरकारी, मैं वर्ड बोल रहा हूँ, सरकारी का मतलब गवर्नमेंट, सरकारी संस्थाएं। ठीक है, चाहे वो फुल्ली सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, कोई बात नहीं। एक होता है सहकारिता के अंदर आता है ना वही जो आपके दोस्तों से हेल्प ले लिया, सेठ से ले लिया, ठीक है जी, जो गांव देहातों में जो कर्ज देने वाले लोग होते हैं वो होते हैं। तो सहकारी के आधार पर स्थापित संस्थाएं कृषि क्षेत्र में साख को उपलब्ध कराती हैं। बिहार के संदर्भ में बिस्कोमान जैसी सहकारिता के संदर्भ में ऐसी संस्थाएं हैं जो खासकर कृषि क्षेत्र में साख या ऋण उपलब्ध कराती है। देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम करती है। एक सेकेंड रुकना भाई, सहकारिता कहाँ गया, ये रहा ना सहकारिता। ठीक है, कहाँ है सहकारिता, एक सेकेंड रुकना, पब्लिक प्राइवेट, ठीक है, भारतीय पूंजी बाजार, वित्त संस्थाएं, औद्योगिक, हाँ ये रहा ना, संस्थागत वित्तीय, और आपका आ जाता है व्यवसायिक बैंकों, इसके बाद ऋण प्रदान, ये लो एजेंसी फंक्शंस, अच्छा ये तो फंक्शन ही है। सहकारिता, ये रहा ना, सहकारिता की बात करें ना, सहकारिता, तो सहकारिता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर कार्य करना। ठीक है, सहकारिता मतलब आपस में समन्वय के साथ। तो सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा दो या दो से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर काम करते हैं। इनमें व्यक्ति किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए कोई कार्य करता है, उसे सहकारिता कहते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये भी मैंने क्लियर करा दिया कि सहकारिता मतलब क्या है। आवाज़ होती यहाँ पे। तो विस्कोमान के अकॉर्डिंग विस्कोमान जैसी सहकारिता संदर्भ में ऐसी संस्था है जो खासकर कृषि के क्षेत्र में क्या करता है, ऋण या साख देता है, आपको उधार वगैरह देता है। आगे कह रहा है क्या, देश के अन्य राज्यों में भी इसी तर्ज पर सहकारिता की शीर्ष संस्था काम करती है। ऐसी संस्था बैंकिंग व्यवस्था के सहकारिता क्षेत्र की संस्थाएं कही जाती है। वर्तमान में बांग्लादेश में सूक्ष्म वित्तीय संस्थाओं की सफलता से प्रेरित होकर हमारे यहाँ भी ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिससे छोटे स्तर पर आसानी से सहयोग के माध्यम से साख अथवा ऋण की उपलब्धता गाँव के छोटे गरीबों किसानों के लिए कराया जा सके। ठीक है, इस अध्याय में हम वित्तीय संस्थाएं की विस्तृत चर्चा करेंगे जो हमारे नित्य जीवन में साख अथवा ऋण को उपलब्ध कराता है। तो ये जो सारी चीज़ें थी ना, ये सच बताऊं तो ये बेकार की थी। ठीक है, ये उतना खास नहीं था, इसमें मेन ये याद रख लेना डिस्कॉम के बारे में। ठीक है, बस इसके बाद यहाँ से मैंने स्टार्ट होता है वित्तीय संस्थाएं। ठीक है जी, वित्तीय संस्थाएं, आ जाओ जी, वित्तीय संस्थाएं हम पढ़ते हैं। क्या होता है वित्तीय संस्थाएं का मतलब, अंग्रेजी में इसको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। और जो आपका वित्तीय संस्थाएं है ना, वित्तीय संस्थाएं जो है यहाँ पे कहाँ गया ये लो। तो ये थोड़ा चैप्टर्स है, बड़ा चैप्टर्स है, 20-24 पेज का है। ठीक है, बट फिर भी स्टिल हम लोग एक ही क्लास के अंदर एक ही लेक्चर है, इसी वीडियो में हम लोग सारे जो है एक एक लाइन बाय लाइन जो है अपना अध्याय 4 जो है कंप्लीट करेंगे। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं, ठीक है जी, तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं इसमें सबसे पहले तो इसने बताया वित्तीय संस्थाएं होता क्या। वित्तीय संस्था मतलब जहाँ से आप जो है ना वित्त यानी कि मुद्रा का क्या कर सकते हो, एक तरीके से लोन वगैरह ले सकते हो। तो जैसे बैंक से आप लोन ले लेते हो, और भी जैसे आपने महाजन से लोन लिया, किसी दोस्त से मित्र से उधार पे ले लिया, बदले में आप ब्याज देते हो। ठीक है जी, ब्याज दोगे, जाहिर सी बात है, कहीं से भी लो आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो इन सबको बेसिकली ना वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कहते हैं। ठीक है जी, तो आ जाओ, वित्तीय संस्थाएं क्या होता है, मौद्रिक क्षेत्र में देश अथवा राज्य की ऐसी संस्थाओं को कहते हैं जो लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु साख अथवा मुद्रा संबंधी कार्यों का संपादन करता है। और एग्जैक्ट मीनिंग पढ़ो तो यहाँ देखो, हमारे देश में वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए, उद्यम एवं व्यवसाय के लिए वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। मुख्यतः ये वित्तीय संस्थाएं राज्य संपोषित होती हैं और देश के केंद्रीय बैंक, जिसे हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, के दिशा निर्देश के अंतर्गत एक निश्चित मापदंड पर काम करती। तो ये सारे जो हैं वित्तीय संस्थाएं जो है ना, गवर्नमेंट ऑथराइज होता है। ठीक है, सरकारी और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के उस पर जो है क्या होता है जी,
मान्यता प्राप्त होता है, यू कैन से, और उसी के दिशा निर्देश के अनुसार आरबीआई, क्योंकि आरबीआई ही मेन जो है आपका ये सारे व्यवस्था को देख रेख करते रहता है, जितनी भी संस्थाएं हैं वित्तीय सबका देख रेख मॉनिटरिंग करते रहता है आरबीआई। कोई भी बैंक वाला कोई भी गलत चीज़ करेगा, ठीक है, धोखाधड़ी करेगा, तो उस पर क्या है वो केस वगैरह फाइल करेगा और उसको ठीक करेगा, उसको सज़ा देगा। ओके, तो ये सारी चीज़ें, तो कहने का मतलब क्या है, देखो जी, आप अगर मीनिंग पढ़ना चाहो तो मीनिंग यहाँ से आप हाईलाइट कर लेना कि हमारे देश की वे संस्थाएं जो आर्थिक विकास के लिए उद्यम यानी व्यवसाय उद्यम इंटरप्राइज एंड व्यवसाय यानी कि बिजनेस के वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, ऐसी संस्थाओं को वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। सिंपल है ना, जो बैंक है वो वित्तीय संस्थाएं आपका भाई साहब, जहाँ से आप लोन लेने जाते हो, ठीक है जी, क्योंकि वहाँ से आप लोन लेते हो और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हो। अगर बिजनेस लोन लेना है, बिजनेस के लिए लोन ले लिया, घर के लिए लोन लेना है, होम लोन ले लिया, कार के लिए लोन लेना है, 4 व्हीलर लोन ले लिया, बाइक लोन ले लिया, ठीक है, तो इन सबको वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सरकारी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है, सरकारी गवर्नमेंट वाली, गवर्नमेंट वित्तीय संस्थाएं कौन कौन सी है, तो देखो जितनी भी बैंक्स हैं वो सारे गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट, दो तरीके के सरकारी संस्थाएं होते हैं। तो सरकारी वाले में देखो, सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संपोषित वित्तीय संस्थाओं को सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इलाहाबाद, जितने भी बैंक है ना भाई साहब, सबको क्या कहते हैं हम लोग, बेसिकली सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ओके, तो ये भी हाईलाइट कर लेना यहाँ पे कि सरकारी वित्तीय संस्थाएं किसे कहते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, पीएनबी, आपके नज़दीक में अगर इलाहाबाद बैंक है, ठीक है, वो भी आएगा, और भी कोई बैंक है, आईसीआईसी, एक्सिस बैंक। तो सरकारी का मतलब सरकारी वाला, आईसीआईसी, एक्सिस, ये सब प्राइवेट वाला है, ठीक है जी, ये सब प्राइवेट वाला है। अब यहाँ पे आ जाओ जी, एक है आपका अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं। तो अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कौन कौन से, ऐसे वित्तीय संस्थाएं जो सरकार के केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्देश में उनके द्वारा स्थापित मापदंडों पर समाज के लोगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, उसे इस अर्ध सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण विकास, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक ऑफ इंडिया। देखो ये जो बैंक होता है ना वो अर्ध सरकारी मतलब क्या होता है कि इनका एक स्पेसिफिक काम होता है। जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो होता है ना वो गाँव में ही होता है, शहरों में नहीं होता, और वो गांव के विकास के लिए बनाया गया है, इसलिए इसको अर्ध सरकारी कहा जाता है, ठीक है। और जो सरकारी है स्टेट बैंक, पीएनबी, वो सब जगह पे है, गाँव में, शहरों में, सब जगह पे। सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं क्या होता है, माइक्रो मतलब छोटा, सूक्ष्म छोटा, ओके। तो माइक्रो छोटे पैमाने पर गरीब जरूरतमंद लोगों को स्वयं सेवी संस्था के माध्यम से कम ब्याज पर साख अथवा ऋण की व्यवस्था कराने वाली संस्था को सूक्ष्म वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। तो ये भी यहाँ पे अंडरलाइन कर लेना, हाईलाइट कर लेना कि जो गरीब लोग होता है ना, छोटे पैमाने पे जो गरीब लोग हैं उनको कम ब्याज रेट पे जो लोन वगैरह की सुविधा, ऋण की सुविधा प्रोवाइड कराती है, व्यवस्था कराती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म, ठीक है, छोटे स्तर पे। और आगे लिखा हुआ है क्या, हमारा जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन है, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोमो का मतलब होता है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस का प्रयास सराहनीय है, जो गरीब ग्रामीण के लिए सूक्ष्म वित्त प्रबंध के माध्यम से उनके विकास कार्यों में सहयोग किया है और जिनका प्रयोग बिहार के ग्रामीण अपेक्षित क्षेत्रों में भी किया जाने लगा है और किया जाना चाहिए, ठीक है जी। ये तो आगे आ जाओ जी, यहाँ तक हमने अभी पढ़ लिया है, आगे भी पढ़ो। यहाँ तक कोई उतना मुश्किल वाली बात नहीं है, हमने सिर्फ वित्तीय संस्थाएं पढ़ा है। वित्तीय संस्थाएं जो बेसिकली क्या है, लोन वगैरह, ऋण वगैरह, साख वगैरह देती हैं बिजनेस के लिए या फिर आप व्यवसाय करने के लिए, व्यवसाय बोलो, इंटरप्राइज बोलो। और फिर हमने सरकारी देखा, जितने भी बैंक्स हैं, सरकारी बैंक, गवर्नमेंट बैंक, ठीक है, एसबीआई, पीएनबी, सारे सरकारी वित्तीय संस्थाएं। फिर हमने अर्ध सरकारी पढ़ा, अर्ध सरकारी के अंदर जैसे स्पेशल, जैसे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, बिहार राज्य कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हो गई, हो गया। और सूक्ष्म बैंक मतलब कि जो कम ब्याज रेट पे जो गरीबों को क्या है लोन या ऋण प्रोवाइड करता है। सब में क्या है ना, सब में आपका जितनी भी वित्तीय संस्था है उसका मेन काम क्या होता है, लोन प्रोवाइड कराना, यानी ऋण प्रोवाइड कराना, क्रेडिट प्रोवाइड कराना, ताकि क्या अल्टीमेटली विकास हो पाए, हर कोई अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर पाए और बाद में उस पैसे को वापस भी करते हैं सारे के सारे विद इंटरेस्ट या विद ब्याज। ओके, आगे आगे सर्वप्रथम यहाँ राष्ट्रीय स्तर पर वित्तीय संस्थाओं की चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कौन कौन से, सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे। अब आ जाओ जी, ये जो था ना राष्ट्रीय वित्तीय, तो एक होता है भारतीय मुद्रा बाजार और भारतीय पूंजी बाजार। तो यहाँ पे आ गए हम लोग, आ जाओ। तो कह रहे हैं क्या, ऐसी वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय और साख नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन करती है, उसे हम राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाएं कहते हैं। ओ हाईलाइट करो, हाईलाइट करो। कौन सी सर, कौन सी सर, ये पूरी की पूरी लाइन। वित्तीय संस्थाएं जो देश के लिए वित्तीय तथा साख की नीतियों का निर्धारण एवं निर्देशन करती है तथा राष्ट्रीय स्तर पर वित्त प्रबंधन याद रख लेना, कौन सा क्या करता है भैया, वित्त प्रबंधन करता है। वित्त प्रबंधन के कार्यों का संपादन जो करता है उसे ही हम लोग सरकारी वित्तीय संस्थाएं कहते हैं, ठीक है जी। तो ये हमारा हो गया परिभाषा या अर्थ या मीनिंग या डेफिनेशन।
अब इनके दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक है आपका भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। यहाँ पे भी हमने देखा था, एक है भारतीय मुद्रा बाजार, दूसरा है भारतीय पूंजी बाजार। तो मुद्रा बाजार में मुद्रा से रिलेटेड, मुद्रा का लेन देन वगैरह बैंकिंग के थ्रू, बैंकिंग चैनल के थ्रू हम करते हैं, ठीक है। और इसमें भी फर्दर दो होते हैं, एक होता है संगठित और एक होता है असंगठित। और भारतीय जो आपका पूंजी बाजार होता है ना, वो पूंजी बाजार जो औद्योगिक क्षेत्रों के लिए, और दूसरा इसमें पढ़ना है विकास वित्त संस्थाएं, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। आज जी सबसे पहले यहाँ पे पढ़ो, अपने देश के ऐसे मौद्रिक बाजार जहाँ उद्योग एवं व्यवसाय के क्षेत्र के लिए अल्पकालीन एवं मध्यकालीन वित्तीय व्यवस्थाओं एवं प्रबंधन किया जाता है, उसे भारतीय मुद्रा बाजार कहते हैं। तो मुद्रा बाजार का यहाँ पे मीनिंग लिखा हुआ है, इसे भी आप हाईलाइट कर लेना। नेक्स्ट है क्या, पूंजी बाजार में भी उद्योगों तथा व्यवसाय के लिए दीर्घकालीन वित्तीय व्यवस्था तथा प्रबंधन की जाती है। सामान्यतः भारतीय मुद्रा बाजार को संगठित और असंगठित क्षेत्रों में विभाजित किया हुआ है, पहले आपको बता दिया। संगठित क्षेत्र में वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, ठीक है जी, सार्वजनिक बैंक एवं विदेशी बैंक सब शामिल है। तो वाणिज्य, यहाँ पे आओ, वाणिज्य कह रहा हूँ। संगठित वाले में ना सब टाइप के बैंक आते हैं, चाहे वो सरकारी हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, चाहे वो विदेशी ही बैंक क्यों ना हो, ठीक है। जैसे जी आपका बता दो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड विदेशी बैंक है, यस बैंक विदेशी बैंक। जो प्राइवेट बैंक है जैसे आईसीआईसी बैंक प्राइवेट, एक्सिस बैंक प्राइवेट, इंडिया का ये वो, ठीक है। और सरकारी बैंक एसबीआई, पीएनबी, ये सब सरकारी। तो यहाँ पे लिखा हुआ है वाणिज्य बैंक का मतलब सारे बैंकों को वाणिज्य कॉमर्शियल बैंक बोलते हैं। निजी बैंक का मतलब प्राइवेट बैंक, सार्वजनिक बैंक, ठीक है जी, और विदेशी बैंक। तो इन सबको शामिल किया जाता है किसमें, संगठित वाले में, और असंगठित वाले में ये सब शामिल नहीं होते। तो ये क्या कह रहा है यहाँ पे पढ़ो जी, देश के संगठित बैंकिंग प्रणाली निम्नलिखित 3 प्रकार से, ओहो 3 प्रकार, संगठित बैंकिंग प्रणाली कितने प्रकार है, 3 प्रकार। सर यहाँ पे दिखाओ जरा, तो ये रहा निजी, सार्वजनिक और विदेशी। तो यही यहाँ पे पढ़ना है। आ जाओ जी, निजी, सार्वजनिक नहीं, यहाँ पे ये दूसरा है, ये क्या लिखा हुआ है, भारतीय, अच्छा ये तो संगठित है ना, हाँ ये संगठित वाला है। और यहाँ पे मेनली जो है देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली जो है, बैंकिंग प्रणाली की हम बात कर रहे हैं, बाजार की नहीं, ठीक है जी। तो बैंकिंग प्रणाली एक होता है केंद्रीय बैंक, दूसरा होता है वाणिज्य बैंक, और एक होता है सहकारी बैंक यानी कोऑपरेटिव बैंक, जिसको कोऑपरेटिव सोसाइटी भी कहते हैं। तो ये 3 है टोटल। एक है केंद्रीय बैंक, केंद्रीय बैंक क्या है, सेंट्रल बैंक, ये एक ही होता है, हर देश में एक केंद्रीय बैंक होता है। हमारे देश का केंद्रीय बैंक कौन है, यहाँ पे लिख लो हाईलाइट करके फटाफट, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिजर्व बैंक इंडिया को हम लोग बोलते हैं क्या, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। वैसे ही अमेरिका का सेंट्रल बैंक जो होता है फेडरल रिजर्व सिस्टम है। इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसको हम बैंक ऑफ इंग्लैंड कहते हैं। तो हर देश का एक सेंट्रल बैंक होता है जिसका मेन काम क्या होता है, बहुत सारे काम होते हैं उसके, ठीक है। बट जो पैसे वगैरह जो छापता है कौन छापता है, सेंट्रल बैंक यानी RBI छापता है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था मुद्रा वाले में, ठीक है जी। मुद्रा वाले में हमने ये पढ़ा था कि 1 रुपये का जो नोट है और जो कॉइन्स है उसको छोड़ के वो वित्त मंत्रालय क्या करता है, छापता है नोट वगैरह, 1 रुपये का नोट और कॉइन्स, और बाकी जितने भी नोट हैं 1 रुपये से ऊपर वाले जितने भी नोट है, पेपर नोट, वो सारे के सारे कौन छापता है, RBI, ठीक है। तो RBI का एक ये इंपॉर्टेंट काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं, एक अभी आपको बताएं। अब देखो आगे, तो सेंट्रल बैंक हमारे इंडिया कौन है, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, देश की केंद्रीय बैंक है। यह देश की शीर्ष बैंकिंग संस्था, और सबसे ऊपर जो सबसे बड़ा जो बैंक होता है वो कौन होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही है, यानी सेंट्रल बैंक होता है उस देश का। हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और वैसे ही सेम अगर अमेरिका की बात करें तो फेडरल रिजर्व सिस्टम है, जिसका नाम नोट पे आता है, छपता है, ठीक है, क्योंकि नोट वही छापता है। यह देश के सबसे शीर्ष बैंक की बैंकिंग संस्था के रूप में बैंकिंग, वित्तीय और आर्थिक क्रियाओं का दिशा निर्देश एवं संचालन में सहयोग देता है। दूसरा होता है वाणिज्य बैंक। वाणिज्य बैंक जो बेसिकली डील करता है कस्टमर से, आम इंसानों से, हमसे और आपसे, आम व्यक्तियों से डील करता है, ठीक है। आम व्यक्तियों के साथ जो है लेन देन यानी डिपॉजिट, लोन देना, ये सब करता है। RBI से आप डायरेक्टली लोन वगैरह नहीं ले सकते, वहाँ पे कोई भी अकाउंट नहीं खुला सकते। आप वाणिज्य बैंक में खुलाते हो, SBI हो गया, PNB हो गया, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, ठीक है जी। ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारे के सारे क्या है, वाणिज्य बैंक, ठीक है। तो देश में अनेक वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। अधिकतर वाणिज्य बैंक सरकार के सीधे नियंत्रण में काम करती है, जिसे राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक कहते हैं। और अन्य ऐसे भी वाणिज्य बैंक है जो निजी क्षेत्र में वाणिज्य बैंक कही जाती है। ऐसे बैंक जिनके नाम अंत में सीमित दायित्व दैट इज लिमिटेड जुड़ा हो, वे बैंक निजी क्षेत्र के बैंक होते हैं। LTD का मतलब होता है लिमिटेड। ये जो LTD है ना, इसका पूरा नाम होता है क्या, लिमिटेड, ठीक है, जिसको आप दायित्व बोलते हो, सीमित दायित्व वाले बैंक होते हैं, ठीक है। तो इसे हम प्राइवेट वाले बोलते हैं। फिर है क्या, सहकारी बैंक। सहकारी बैंक जिसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी भी बोला करते हैं। तो सहकारिता क्षेत्र में आपसी सहयोग एवं सद्भावना के आधार पर भी अनेक वित्तीय संस्थाएं कार्यशील हैं। सहकारी बैंक अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। यद्यपि ये केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के दिशा निर्देश पर ही काम करता है, किंतु इसकी व्यवस्था का संचालन राज्य में
राज्य सरकारों के द्वारा होता है। इसकी व्यवस्था कौन करता है? राज्य सरकारों द्वारा ये संचालित किया जाता है। इसके अलावा क्या है? उपयुक्त वित्तीय संस्थाएं के द्वारा भारत के उद्योगकर्ता एवं कृषक को वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है, जिसके कारण यहाँ बहुत सारे औद्योगिक धारणाओं का विकास हुआ। खासकर बड़े बड़े उद्योग के इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कृषक भी इन वित्तीय संस्थाओं से लाभान्वित होते रहते हैं और इनके द्वारा उद्योग का विकास किया जाता है। देखो किया जा रहा है। देखो जितनी भी ये संस्थाएं हैं ना, इन सबसे क्या होता है, चाहे आप कृषि के लिए कृषि लोन होता है कम ब्याज पे, अगर आपको कोई व्यवसाय करना है तो उसके लिए आप लोन लेते हो, ठीक है। अगर आपको घर बनाना है, होम लोन लिया इंडिविजुअल लोग, ठीक है जी। तो हर किसी को क्या करता है, ये जितनी भी संस्थाएं हैं, सहकारी हो, ठीक है जी, या फिर वाणिज्यिक बैंक हो, सहकारी बैंक हो, ठीक है जी, सारी ये संस्थाएं जो है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है ना, वो कहीं ना कहीं हेल्प करता है, मदद करता है, ठीक है जी। और आगे क्या लिखा हुआ है? संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंदर क्या है? तीन चीज़ें, एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वाणिज्य बैंक और सहकारी बैंक। तो यहाँ संक्षेप में लिखा हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप मीनिंग याद रख सकते हो। तो केंद्रीय बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई जो होता है क्या है? देश का केंद्रीय बैंक है। यह देश में सिर्फ बैंकिंग संस्था, सबसे ऊंचा कौन होता है? सबका बाप जो होता है ना, सभी छोटे मोटे बैंकों का बाप कौन है? आरबीआई, जिसे हम सेंट्रल बैंक भी कहते हैं, ठीक है। एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो अलग है, ठीक है, एक वाणिज्य बैंक भी है, तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सीबीआई बोलते हैं। और एक सेंट्रल बैंक मतलब हर देश का एक केंद्रीय बैंक होता है, जिसे आप हमारे इंडिया का आरबीआई, ठीक है जी। इसके अलावा है वाणिज्य बैंक, तो दूसरा होता है कौन सा? वाणिज्य बैंक, केंद्रीय बैंक, दूसरा वाणिज्य बैंक, तीसरा सहकारी बैंक, जो हमने आपसी सहयोग के लिए सद्भावना के आधार पर जो वित्तीय संस्थाएं कार्यशील होती है उसे सहकारी बोलते हैं। और वाणिज्यिक बैंक जैसे एसबीआई, यहाँ पे लिख लो एग्जाम्पल के तौर पे, एग्जाम्पल लिख लो, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी का मतलब पंजाब नेशनल बैंक होता है। और जो है आपका एक्सिस बैंक है, ठीक है जी, एक्सिस बैंक ये प्राइवेट है तो लिमिटेड लगा रहता है। आईसीआईसीआई बैंक, ये सब ईटीसी, ये सारे के सारे क्या है? इलाहाबाद बैंक, ऊपर में भी पढ़ा था, ये सारे जो है वाणिज्यिक बैंक। और आरबीआई जो है वो एक ही है, इंडिया में एक ही है आरबीआई, ठीक है, एक ही सेंट्रल बैंक होता है। और सहकारी बैंक बहुत सारे हैं, ठीक है, उसका अभी आगे आएगा नाम तो वहाँ बता देंगे आपको। नाउ अब है क्या? भारतीय पूंजी बाजार, नंबर 2 पूंजी बाजार। हमने अभी मौद्रिक कह रहा हूँ, हमने अभी जो है वित्तीय संस्थाओं में, राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में भारतीय मुद्रा बाजार पढ़ा, हमने मुद्रा बाजार पढ़ा, अब हम पूंजी बाजार पढ़ रहे हैं। ये सारे के सारे मुद्रा बाजार के अंदर आते हैं, ठीक है जी, ये मुद्रा बाजार में आते हैं। अब हमारे पूंजी वाले बाजार में, ठीक है। भारतीय पूंजी बाजार यानी इंडियन कैपिटल मार्केट, इंडियन कैपिटल मार्केट। देखो जी, भारतीय पूंजी बाजार मुख्यतः दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। जो बैंकिंग वगैरह है उसमें लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों होता है। लोन अगर आपको लेना है घर के लिए 20 साल 10 साल के लिए, ठीक है जी, छोटे मोटे 2 महीने 4 महीने सबके लिए आप लोन ले सकते हो। लेकिन जब मैं बात करूं किसका, जब मैं बात करूं भारतीय पूंजी बाजार का, तो पूंजी बाजार हमेशा ज़्यादातर लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, ठीक है जी, लॉन्ग टर्म यानी दीर्घकालीन का होता है। तो ये एक तो हाईलाइट करो, ये दीर्घकालीन पूंजी उपलब्ध कराती है। दीर्घकालीन पूंजी की मांग बड़े बड़े उद्योग घराने एवं सार्वजनिक निर्माणों के कार्य के लिए किया जाता है। इसका वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है भारतीय पूंजी बाजार। नंबर 1 प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां, तो विकास वित्त संस्थाएं, ठीक है जी। और आपका हो गया प्रतिभूति और औद्योगिक। प्रतिभूति में एक होता है प्राथमिक बाजार और दूसरा होता है द्वितीयक बाजार, ठीक है जी। प्राथमिक बाजार और द्वितीयक, औद्योगिक बाजार मतलब द्वितीयक और प्रतिभूति बाजार मतलब प्राथमिक। आ जाओ जी। तो भारतीय पूंजी बाजार मूलतः इन्हीं चारों संस्थाओं पर आधारित है, जिसके चलते राष्ट्र स्तरीय सार्वजनिक विकास जैसे रेलवे, सड़क, अस्पताल, शिक्षण संस्था, विद्युत उत्पादन, क्योंकि ये दीर्घकालीन लोन वगैरह प्रोवाइड करेगा ना, दीर्घकालीन जो है पूंजी उपलब्ध कराता है। तो इसलिए जो है दीर्घकालीन मतलब भाई रोड बनाने में 2 महीने 3 महीने थोड़ी रोड बनता है, सालों साल लग जाता है, एक्सप्रेस वे बनने में, स्कूल का बिल्डिंग बनने में, ठीक है जी। तो इसलिए दीर्घकालीन लोन से ये सारी चीज़ें हैं। तो रेलवे, सड़क, अस्पताल, शिक्षण, विद्युत उत्पादन, इन सब में जो है बड़ा ही इसका योगदान रहता है। तो आगे पढ़ो। एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग संचालित किए जाते हैं, फलस्वरूप राष्ट्र के निर्माण में वित्तीय संस्थाओं का बहुत ज़्यादा योगदान रहता है। वित्तीय संस्थाएं किसी भी देश के मेरुदंड यानी बैकबोन होते हैं। वित्तीय संस्थाएं हर देश के विकास की क्या है, एक तरीके से बैकबोन है। इसके बिना जो है आप विकास संभव नहीं है, देश चलना भी मुश्किल है आज के डेट में, आधुनिक युग में। पुराने ज़माने में चल जाता था। तो देश के आर्थिक विकास के लिए सुसंगठित वित्तीय संस्थाओं का होना अति आवश्यक है। यह संतोष की बात है कि भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई है, क्योंकि मुंबई में बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह हैं, वित्तीय वही है हमारे। ये भी याद रख लेना, भारत की वित्तीय राजधानी कौन है? भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? मुंबई, ठीक है।
और दिल्ली तो क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। उसके अलावा आगे आ जाओ, एक सुसंगठित पूंजी बाजार है जिसके माध्यम से क्योंकि वहीं पे सारे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह का मेन हेड ऑफिस वगैरह वहीं पे बहुत ज़्यादा अमीर लोग रहते हैं, बिजनेसमैन लोग बहुत सारे वहाँ पे रहते हैं, जिसके माध्यम से औद्योगिक क्षेत्रों के लिए वित्त की व्यवस्था होती है। भारत का यह पूंजी बाजार इतना दृढ़ है कि वर्तमान में विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के जो दौर चल रहा है उसमें विश्व के अन्य देशों की अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुआ है। हमारा इंडिया जो है ना, भारतवर्ष जो है, इसमें इतना स्ट्रॉन्ग जो हमारा वित्तीय जो है संस्थाएं हैं और वित्तीय व्यवस्थाएं हैं कि भारत में बहुत ज़्यादा मंदी हो गया कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से, ठीक है जी। बट भारत कह रहा हूँ पूरे विश्व में, बट भारत में स्टिल बहुत कम हद तक जो है ये समस्याएं हुई हैं। कई सारे देशों में देखो, जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, ये सब तो डूब ही गया एक तरीके से, ठीक है ना। बट इंडिया अभी भी क्या है, हमारा तरक्की कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें, मुंबई के जिस जगह पर इस पूंजी बाजार का प्रधान क्षेत्र है उसे दलाल स्ट्रीट बोलते हैं। ये बिल्डिंग दिखाऊं, दलाल स्ट्रीट का, ठीक है जी। तो दलाल स्ट्रीट कहा जाता है। बिहार में अब तक स्वस्थ वित्तीय संस्थाओं का संगठन नहीं हो सका है, जिसके कारण यहाँ का औद्योगिक विकास शिथिल रहा है। बिहार के लोगों के द्वारा जितने पैसे वाणिज्य बैंकों में जमा किए जाते हैं उसका बहुत ही कम प्रतिशत यहाँ के कृषि और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा ऋण के रूप में दिया जाता है। इस तरह स्वास्थ्य वित्तीय संस्थाओं के अभाव के कारण बिहार का आर्थिक विकास अधिक तेजी से नहीं हो सका है। विगत वर्षों में बिहार सरकार के अनवरत, ठीक है, अनवरत प्रयास से अब किसी और उद्योग के क्षेत्र में बैंकों के द्वारा विनियोग का सीमा बढ़ाया गया है, किंतु अभी भी यहाँ आर्थिक विकास की आवश्यकता और जनहित की अपेक्षा से बहुत ही कम है। देखो जी, बिहार में अब धीरे धीरे क्या हुआ है, विकास तो होना स्टार्ट किया है, ऋण वगैरह, लोन वगैरह देना जो है बहुत ज़्यादा हो तो गया है, लेकिन अभी भी क्या है, बहुत ही कम, ठीक है। राज्य स्तरीय वित्तीय संस्था है। अब बिहार के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं, हर स्टेट का, हर राज्य का अलग अलग जो है वहाँ का वित्तीय संस्थाएं हैं, बट हम सिर्फ बिहार के बारे में पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बिहार की इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे हैं। तो हम जानते हैं कि बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि प्रधान देश है, कृषि पर आधारित है, जहाँ 87%, कितना भैया, 87% जनसंख्या जो है गांव में निवास करती है और 75% जो है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर ही निर्भर है। तो ये याद रखना, 87% जनसंख्या गांव में निवास करती है और 75% जो है कृषि पे निर्भर है। आगे लिखा है, जिसके पास आय की कमी होती है। किसानों के पास क्या है, अधिकांश छोटे मोटे किसानों के पास क्या है, बहुत कम इनकम होती है, तो आय कम है तथा वे अपना बचत सेविंग भी नहीं कर पाते सही से। फलतः कृषि एवं उससे संबंधित उद्योगों में खुद अपेक्षित निवेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते। इसके लिए उन्हें वित्तीय संस्थाएं द्वारा प्राप्त ऋण की जरूरत पड़ती। तो कह रहा है, राज्य के मुख्यतः 2 प्रकार की वित्तीय संस्थाएं, राज्य में 2 प्रकार की, अभी पढ़ा हमने, गैर संस्थागत और संस्थागत, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल, ठीक है जी। तो गैर संस्थागत में कौन कौन से आते हैं? गैर संस्थागत मतलब जो किसी उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, जैसे महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी। कई बार आप ऋण लेने जाते हो अपने दोस्तों से या महाजन से, जो गांव देहात में जो आपको जो है ऋण प्रोवाइड करते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, इंटरेस्ट रेट वो ज़्यादा लेता है आपसे, 10%, 5%, 20%, ठीक है जी। तो वहाँ पे मंथली चलता है सैकड़े पे। लेकिन जब इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो हर बैंक का मोस्टली जो है इंटरेस्ट रेट सेम रहता है, ब्याज कह रहा हूँ, लोन पे, यानी कि ऋण पे ब्याज का जो दर होता है वो ऑलमोस्ट सेम रहता है, क्योंकि संस्थागत है ना, इसका कंट्रोल आरबीआई के पास है। आरबीआई जो रूल रेगुलेशन बनाता है उसी अकॉर्डिंग सारे संस्थागत जो बैंक सारे हैं वो उसी को फॉलो करेगा, जिसके अंदर सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी सीमित, भूमि विकास बैंक, व्यवसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और नाबार्ड एवं अन्य, ये सारे आते हैं। और इसमें कौन है, कोई रिश्तेदार, व्यापारी, सेठ, साहूकार, महाजन। तो ये आइए इसके बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग, इसका एक्सप्लेनेशन है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्थाएं सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं। महाजन आज भी गाँव में ऋण प्रदान करने वाला लोकप्रिय साधन माना जाता है, क्योंकि इन महाजन के से कर्ज लेना बहुत ही सरल होता है, कोई भी कागज देने की जरूरत नहीं है, विश्वास पे वो ऋण दे देता है, इसीलिए वो उसका ऋण का जो ब्याज दर होता है बहुत ज़्यादा होता है। तो ऐसे महाजन व सेठ साहूकार ग्रामीण का उत्पादन एवं उपयोगी संबंधी सभी कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराते हैं। ऋण देने के आधार पर व्यक्ति के अमानत, ठीक है, अमानत स्वरूप उनके जमीन, जेवरात, अन्य कीमती साधनों को गिरवी में रख लेते हैं। यदि समय पर ऋण का भुगतान नहीं किया जाता है तो वो उस अमानत स्वरूप रखे गए सामान को क्या कर लेता है, गला दिया जाता है और उसे बेचकर ऋण का जो है अपना पैसे बदले में ले लेता है। तो अमानत के बदले ऋण के लिए ब्याज की दर सरकारी ब्याज दर से काफ़ी ज़्यादा होता है। मैंने बताया ना, देखो सैकड़े पे चलता है। देखो 100 रुपये पे अगर 4% ब्याज रेट चल रहा है
तो वो भी महीने का होता है। एक महीने में 100 रुपये का अगर लोन लेते हो आप साहूकार से, तो वो 3 रुपये से 4 रुपये लेता है आपसे। तो यानी साल का कितना हो गया, 12 महीना, तो 12 अगर 4 रुपये लेता है तो 12×4 = 48, तकरीबन। अब 5 रुपये लेगा तो 12×5 = 60। 5 रुपये मैं मान के चलूँ, 100 रुपये पे 5 रुपये ब्याज है, तो एक महीने, एक साल में 60 रुपये दे रहे हो 100 रुपये पे, समझ लो डबल डबल ही अराउंड होने वाला। लेकिन जब बैंक से आप लोन लोगे ज़्यादा से ज़्यादा कितना होगा, 20% मान लो, 15%, 20। होम लोन सबसे कम होता है, बाकी कार लोन, 4 व्हीलर लोन, पर्सनल लोन, ये सब जो होता है व्यवसायी का लोन, ये सब महंगा होता है। तो मान लो 20% का अगर दर पे ब्याज लिया है, तो भैया 100 रुपये पे पूरे एक साल में सिर्फ आप 20% देखो, यानी कि 20 रुपये। तो वो पर एनम का रेट होता है ब्याज दर, ठीक है जी, वार्षिक ब्याज दर होता है। तो 100 रुपये बैंक से लोन लोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 रुपये देना होगा पूरे एक साल में, तो 120 रुपये हुआ। लेकिन जब आप क्या कहते हो, महाजन से लेते हो, तो महाजन आपसे क्या करता है, सैकड़े पे देता है। 100 रुपये पे महीने के हिसाब से 5 रुपये का लेगा, तो 12×5 = 60 रुपये हो जाएगा। समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें होता है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा होता है। और ये क्या है, इसकी अदायगी यदि समय पर ना किया जाए तो ऋण अदायगी काफ़ी कष्टकारी हो जाता है। इसलिए लोन वगैरह जब भी लेना हो तो आप बैंक से लिया करो, ठीक है। बहुत मुश्किल हो तभी जो है आप अपने जो है महाजनों से लोन लेना, वो बहुत ज़्यादा महंगा होता है। ग्रामीण के सहज ऋण सुविधा गांव के अन्य किसानों, रिश्तेदारों इत्यादि से ब्याज अथवा बिना ब्याज का भी प्राप्त किया जा सकता है। कई बार दोस्तों से हमने उधार ले लेते हैं, तो हम कहते हैं चल भाई 2 महीने बाद दे दूंगा, इंटरेस्ट मत लियो, फिर कल को तेरे को दिक्कत होगा, तू मेरे से पैसे ले लियो उधार पे और मेरे को बिना ब्याज के दे दियो, तो ऐसे भी होता है। तो इसीलिए यहाँ पे सहकारिता की बात कर रहा है। तो इस प्रकार के गैर संस्थागत स्रोतों से ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण देने की कुल मात्रा 48% है भाई साहब, गैर सरकारी से 48% है। देखो यहाँ पे चार्ट भी दिया हुआ है बढ़िया से। इसके तुलना में, इसकी तुलनात्मक दृष्टिकोण से एक पाई चार्ट बनाया गया। इस वाले चार्ट को पाई चार्ट कहते हैं। वैसे ये सब आपको स्टैट्स में, क्लास सांख्यिकी में आपको 11वीं कक्षा में इकोनॉमिक्स जब पढ़ोगे तो आपको बताना, वहाँ पे सिखाया जाएगा पाई चार्ट क्या होता है, बार चार्ट क्या होता है, हिस्टोग्राम क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे, तो ये गोल टाइप का जब बनाते हैं ना वृत्त आकार का चार्ट, तो उसे हम बोलते हैं पाई चार्ट। तो इसलिए यहाँ पे पाई चार्ट बोला हुआ है, ठीक है जी। तो इसमें क्या है, देखो जी, देखो 30% जो आपका रेड वाला है, भूस्वामी, व्यवसायिक बैंक 25%, व्यापारी 3%, रिश्तेदार 7%, दोस्त और अन्य से 7%, और सहकारी समितियों से 27%। तो ये 2003 के डेटा के अनुसार भारत के ग्रामीण परिवारों में साख के स्रोतों का औसतन आंकड़ा दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा क्या है, भूमि स्वामी, ठीक है, फिर है व्यवसायिक 25% और सहकारी 27%। उसके अलावा जो है आपका 3% ही व्यापारी वाला है, रिश्तेदार से 7% और दोस्तों और अन्य से 7%। तो ये है आपका। तो गैर संस्थागत स्रोत द्वारा दिए गए ऋण पर आधारित कहानी, ये कहानी आप खुद पढ़ लेना, ये मैं नहीं पढ़ा रहा, ठीक है। अब कहानी आसान होता है, कोई मुश्किल नहीं। नाउ संस्थागत वित्तीय स्रोत क्या होता है, देखो सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस क्या है, सहकारी बैंक सबसे पहला, कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव बैंक भी बोलते हैं, सहकारी बैंक या फिर कोऑपरेटिव बैंक। हमारे राज्य में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था इस तरह है, देखो जी, गांव के प्राथमिक सहकारी शाखा समिति, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक होता है और राज्य स्तर पर भी राज्य सहकारी बैंक होता है। तो जो गांव में होता है ना उसको प्राथमिक सहकारी शाखा बोलते हैं, जिला स्तर पे होता है केंद्रीय सहकारी बैंक बोलते हैं, और जो राज्य के स्तर पे होता है उसे राज्य सहकारी बैंक बोलते हैं। तो इसके माध्यम से बिहार के किसानों, अल्पसंख्यकों, मध्यकालीन, दीर्घकालीन ऋण की सुविधा उपलब्ध होती है। और राज्य में 25 केंद्रीय, आपको ये डेटा याद रखना, राज्य में कितने, तो 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है, 25 केंद्रीय सहकारी बैंक है जिला स्तर पर, तथा राज्य स्तर पर एक बिहार राज्य सरकारी बैंक है, एक ही है, ठीक है जी। राज्य स्तर पर एक और जिला स्तर पर आपका 25 केंद्रीय सहकारी जिला बैंक है, ये याद रख लेना। फिर क्या, प्राथमिक सहकारी संस्थाएं, इसकी स्थापना कृषि क्षेत्र की अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था की आवश्यकता को पूर्ति के लिए की गई है। एक गांव अथवा क्षेत्र के कोई भी कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर, देखो जी 10 व्यक्ति मिलकर, अगर कोई भी गांव या किसी भी क्षेत्र में 10 व्यक्ति मिलकर आपस में एक संगठन बना लेते हैं, वो क्या कहते हैं, देखो जी, देखो इसका एग्जांपल सीधा बताता हूँ। मान लो आप 10 दोस्त आपस में मिल गए और आपने क्या कहा कि हर महीने हम 10 दोस्त 100 रुपये कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है जी। और जिसको ज़रूरत होगा वो क्या करेगा, एक महीने के एंड में 10 लोग मिलकर 100 रुपये जमा करा तो 1000 रुपये हो गया। तो जिसको ज़रूरत होगा उस महीने वो 1000 रुपये ले लेगा। फिर अगले महीने दोबारा से 100 रुपये आप लोग जमा करोगे और उस महीने जिसको ज़रूरत होगा वो ले लेगा। तो जिसने पहले एक बार ले लिया वो दोबारा नहीं ले सकता, ठीक है। इस टाइप से होता है। उसमें कई बार जो है ब्याज के लिए जो है ना, कई बार कंट्रीब्यूशन वगैरह थोड़ा कम वगैरह होता है, वो कैलकुलेशंस करनी होती है, ठीक है। वो जो बोली वगैरह लगता है तो वो उतना डिटेल में मैं आपको नहीं बता रहा, सिंपल आपको ये बता दिया कि अगर 10 लोग या 10 से अधिक लोग मिलके इस टाइप की एक व्यवस्था करते हो कि हर कोई हर महीने इक्वल अमाउंट जो है क्या करेगा, जमा करेगा, और
जिसको ज़रूरत होगा वो उस महीने में पैसे लेते रहेगा। तो आपस में क्या हो गया, बिना ब्याज के, बिना किसी ज़्यादा दिक्कत के सभी लोगों का क्या हो गया, आवश्यकता पूरी हो गई। ठीक है जी। तो इस टाइप से होता है। तो इसमें क्या होता है, ज़्यादा अच्छा रहता है लोगों के लिए। इसमें किसी से लोन भी नहीं लेना पड़ा, कोई ज़मीन भी नहीं देनी पड़ी। ठीक है जी। आपस में सहकारिता हो गया ना, प्राथमिक सहकारी समिति। तो आगे आ जाओ जी। ये समितियाँ प्राथमिक सहकारी शाखा समिति यानी कहलाती है तथा तथा क्या है जी, सामान्यतः या उत्पादक कार्यों के लिए अल्पकालीन यानी 1 वर्षीय ऋण देती है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसकी अवधि 3 वर्ष तक की भी बढ़ाई जा सकती है। राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक रूप से के अनुसार बिहार के 6,442 प्राथमिक सहकारी कृषि शाखा समिति है। अच्छा, यहाँ पे देखो 10 या 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाखा समिति का, अच्छा ये जो है ना, ये आपका वो जो मैंने आपको बताया वो वाला नहीं है, वो तो नॉर्मल होता है। ठीक है, वो सोसाइटी होती है। ये तो आपका जो है क्या कहते हो, ये जो आपका ऑथराइज वाला है। ठीक है जी। ऑथराइज वाला मतलब कि जो है आपका ये क्या कहते हैं, रुको आपको समझाता हूँ। ऑथराइज का मतलब है ये संगठित वाला है। ठीक है, ये जो है ये आपका संगठित है। संगठित कह रहा हूँ, संगठित ना, हाँ जी, संगठित और असंगठित। मैं अभी असंगठित के बारे में बता रहा हूँ ना। तो इसमें जो है आपका जो है राज्य स्तर पे। ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाओ जी, कहाँ पे थे हम लोग, यहाँ पे आ जाओ। तो वही है, 10 या 10 से अधिक लोग जब मिलके क्या है एक वो कर लेते हैं, तो ये प्राथमिक सहकारी समिति होती है। इसमें सेम वही है। ओके। तो यहाँ पे क्या है, राज्य के 10वीं पंचवर्षीय योजना। अब 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, याद है क्या? हाँ जी, आपको याद ही नहीं होगा, आपको पढ़ना था। 2012 तक, 2007 से 2012 तक को आप क्या बोलते हो, 12 से 17, 17 से आपका हो गया 22, नहीं अभी 14th चल रहा है ना, 17 से 22 13, फिर हो गया 12, फिर 11। तो इससे पहले 2002 से 2007 वाले को आप 10वीं पंचवर्षीय योजना बोलते हो, और ये आपकी 11वीं हर 5 साल की होती है। ये पहले भी पढ़ना था मैंने, पहले भी आपको बताया। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी, तो 2002 से 2007, 10th पंचवर्षीय योजना। ठीक है जी। तो इसमें लिखा हुआ 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक प्रारूप के अनुसार बिहार में कितने थे, 6,842 प्राथमिक सहकारी कृषि शाखाएं कार्यरत थीं। अब ये क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। ठीक है जी। उसके अलावा क्या, भूमि विकास बैंक लैंड डेवलपमेंट बैंक है, जो जमीनों के लिए लोन वगैरह दिया जाता है। राज्य में किसानों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने के लिए भूमि बंधक बैंक खोला गया था, जिसे अब भूमि विकास बैंक कहा जाता है। या किसानों की भूमि को बंधक बनाकर किसी में अस्थायी सुधार और विकास के लिए दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है, जैसे ट्रैक्टर, पावर टिलर, पंपिंग सेट, मकान बनाने के लिए पुराने ऋणों का भुगतान, कृषि में अस्थायी सुधार के लिए 15 से 20 वर्षों तक का ऋण भी भूमि विकास बैंक जो है प्रदान करती है। प्राथमिक इकाई को सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं, ये भी अंडरलाइन कर लेना। प्राथमिक इकाई को जो है सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक कहते हैं। और राज्य के स्तर पर बिहार राज्य भूमि विकास बैंक कार्यरत है, जिसे राज्य सरकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक भी कहा जाता है। व्यवसायिक बैंक कौन होता है, कमर्शियल बैंक, जो आपको बताया था, जैसे SBI, PNB। ठीक है जी। और आपका जो है और भी जितने भी बैंक्स हैं, ठीक है, जितनी बैंक्स, एक्सिस बैंक भी आ गया इसके अंदर। तो वाणिज्य बैंक ये सारे होते हैं। देखो देश में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देश में सामाजिक नियंत्रण की नीति 1968 तथा बाद में उसकी राष्ट्रीयकरण 1969 में इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था बेसिकली, के बाद व्यवसायिक बैंक अधिक मात्रा में किसानों को ऋण प्रदान करने लगा। बिहार राज्य में बैंकों की संख्या एवं उसकी शाखाओं पर विस्तार हुआ, तथा उनके द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए गए साख या ऋण का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है। देखो 1972 वर्ष में क्या है, 1972 वर्ष में 7.3 करोड़ रुपए का क्या है, व्यवसायिक बैंकों द्वारा बिहार में कृषि साख इतना है। कृषि साख मतलब कृषि के लिए कर्ज, ऋण कितना दिया गया, तो 1972 में 7.3 करोड़, और 2001 के अनुसार 548 करोड़। ठीक है जी, इतने रुपए दिए गए। स्रोत क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक 2002-3 का स्रोत है ये। कहाँ से ये डेटा कहाँ से आया, तो उसका स्रोत ये नीचे लिखा होता है। यद्यपि राज्य में व्यावसायिक बैंकों के द्वारा किसानों को साख की सुविधा प्रदान किया जा रहा है, लेकिन जब जरूरत के अनुकूल नहीं है, 2001 में लक्ष्य मात्र 44% ही कृषि साख प्रदान किया गया। बिहार का अनुपात 700 करोड़ों से अधिक कृषि साख की जरूरत है, जबकि उपलब्धता सिर्फ और सिर्फ 548 करोड़। देखो बिहार के लोगों को कृषि के लिए 700 करोड़ की आवश्यकता है। ये कब का डेटा है, 2000 से 2001 के लिए, और उनको कितना मिला है, उनको सिर्फ और सिर्फ 548 मिला। तो जब इसका परसेंटेज निकालोगे तो 44% होना चाहिए। एक सेकेंड दो, मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। 548 डिवाइडेड बाय आप कर दो कितने, 700। क्या ये 48% आए, नहीं ये 78% आ रहा है।
तो ये कुछ और ही देता है, ठीक है। तो कह रहा है लक्ष्य जो है मात्र 44% ही कृषि अच्छा ये कह रहा है कितना प्रदान हुआ है, सिर्फ 44% कृषि जो है साख प्रदान किया गया है, लेकिन अनुमानतः जो है 700 करोड़ की कृषि साख की ज़रूरत है और सिर्फ 548 ही उपलब्ध कराया गया। इसके आगे आ जाती है यहाँ पे क्या है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रूरल रीजनल बैंक। रीजनल रूरल बैंक मतलब ग्रामीण क्षेत्रीय जो बैंक होता है, सीमांत एवं छोटे किसानों, कारीगरों एवं अन्य कमजोर वर्गों की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक देश में 1975 में स्थापित किया गया था। कब, ये डेट याद रख लेना, 1975 में सबसे पहले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया। ओके, बिहार राज्य में भी एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक उसी वर्ष स्थापित किया गया। देश में अभी 196, ये भी डेटा याद रखना, 196 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है पूरे देश में, बिहार में नहीं पूरे देश में। पिछले कुछ वर्षों में बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के द्वारा प्राप्त साख का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है। तो ये भी जो है 1976 में सुधार हेतु बनी कार्य रिपोर्ट भारत वित्त सरकार जून 2002 का डेटा है, वहाँ से आया है, ठीक है जी। तो इसमें देखो मार्च 1992 में कितने लाख रुपए, ये लाख रुपए में, ऊपर में करोड़ में था, ये लाख है, 43,275 लाख करोड़ रुपए, लाख रुपए। मार्च 1996 में क्या है, 66,360 लाख रुपए। मार्च 2001 में 1,07,940 जो है लाख रुपए जो है, इतने का क्या है राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया गया है साख। साख का मतलब क्या है, ऋण देना, कर्ज देना, ये उधार देना। ऊपर के सारणी में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट है कि राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों जो साख की सुविधा प्रदान कर रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है, फिर भी छोटे सीमांत किसानों की जरूरतों को पूरा करने में वो सफल नहीं हुए हैं, अभी भी और भी जरूरत है, ठीक है। लास्ट है क्या, उसके बाद नेक्स्ट नाबार्ड। नाबार्ड का मतलब क्या होता है, फुल फॉर्म इसका नेशनल एग्रीकल्चर बैंक एंड रूरल डेवलपमेंट होता है, ठीक है। ये लो आपको फुल फॉर्म भी यहाँ से आपको पढ़ा देते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर नाबार्ड फुल फॉर्म, नाबार्ड फुल फॉर्म, नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है जी, आपको बता दिया। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है जी, 1982 में। अब याद, ईयर भी याद रख लोगे तो काफ़ी, 12 जुलाई 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर रूरल, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, आप गूगल कर सकते हो या यहाँ से नोट कर लेना, ठीक है। तो राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड देश में कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाली शिखर की संस्था है। सबसे ऊंचा संस्था जो है ना हमारा कृषि को हेल्प करने के लिए, कौन है, नाबार्ड है। नाम है नेशनल बैंक फॉर रूरल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, गाँव और कृषि के हेल्प के लिए ये बैंक बनाया गया, उसको डेवलप करने के लिए, विकास करने के लिए। यह कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए सरकारी संस्थाएं, व्यावसायिक बैंकों तथा क्षेत्रीय बैंकों को वित्तीय सुविधा प्रदान करता है, जो पुनः किसानों को यह सुविधा प्रदान करते हैं। बिहार राज्य में नाबार्ड 1998 से 99 से 2000-2001 के बीच कुल 539.27 करोड़ रुपए का पुनर्वित्त सहायता प्रदान कर चुका है। उसके अलावा जो है 1998-99 में इतना है 99 और 2000 में 175.9, ये डेटा आप याद रखना, 2001 में 191.07 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इसके अतिरिक्त बिहार में किसानों को सरकार के द्वारा कुछ विशेष सुविधाएं, विशेष परिस्थितियां जैसे बाढ़, सूखा, भूकंप इत्यादि, ये प्राकृतिक आपदा आते रहती है, आपको भी पता है। उत्तरी क्षेत्र में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाता है नेपाल की तरफ से पानी छोड़ने पे, और दक्षिणी बिहार में जो है क्या है, सूखा का अकाल वगैरह बहुत ज़्यादा आता है। तो बाढ़ हो, सूखा हो या कोई भूकंप वगैरह हो, ठीक है जी, तो उसके लिए भी साख प्रदान किया जाता है बिहार गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। उसके अलावा क्या, व्यवसायिक बैंक। आ जाओ। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक व्यवसायिक बैंक। व्यवसायिक बैंक क्या होता है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल। देखो सबसे पहले मैं बता दूं व्यवसायिक बैंक मतलब जिस बैंक में आप अकाउंट वगैरह खुलाते हो, ठीक है, जिस बैंक से आप लेन देन करते हो, PNB, SBI, ठीक है, यहाँ पे लिख लो जी, SBI, PNB, एक्सिस बैंक, ये सारे क्या हैं आपका, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सारे के सारे व्यवसायिक बैंक। तो व्यवसायिक बैंक का हमें कार्य पढ़ना है। तो ये मेन 4 कार्य होते हैं, कौन कौन से, मेन उसके 4 कार्य होते हैं, जिसको हम अंग्रेजी में फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक भी कहते हैं। और 11वीं 12वीं में जाओगे तो दोबारा से ये सारे पढ़ने हैं, बैंक के क्या एक चैप्टर, ठीक है जी। तो यहाँ पे आ जाओ जी, आपको संक्षिप्त में पढ़ना है। तो सबसे पहला क्या, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, यानी जिसको बोलते हैं जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना, सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य और एजेंसी संबंधी कार्य। तो ये टोटल 4 कार्य होते हैं। कौन कौन से, देखो जी आपको बता दें। ये जो बैंक होता है ना, बैंक क्या काम करता है, तो सपोज ये बैंक
ये जो है आपका ये बैंक, ठीक है जी, ये जो है ये आपका बैंक है, इसका नाम है एसबीआई। तो ये जो एसबीआई है ये क्या काम करेगा, ये 4 काम करेगा, ये 4 कार्य करता है। क्या कार्य करता है जी, ये 4 कार्य करता है मेन कार्य। एक तो क्या करेगा, आपसे जमा लेगा, आपको ऋण देगा, ऋण, ठीक है जी, आपको ऋण देगा। दूसरा है क्या, और भी अदर काम। एक तो क्या है, आपसे जमा राशि लेगा, ऋण प्रदान करेगा, सामान उपयोगिता संबंधी कार्य करेगा, और एजेंसी फंक्शन, एजेंसी और सामान उपयोगिता। तो ये है जी सामान उपयोगिता और एजेंसी का कार्य करता है। अब क्या होता है सुनो, जब ये बैंक है, एज अ कस्टमर आप क्या करोगे, अपना अकाउंट इसमें खुलवाओगे। मान लो आपने सेविंग अकाउंट, अभी हमें पढ़ना भी है, 4 टाइप के अकाउंट होते हैं। सेविंग होता है, फिक्स डिपॉजिट होता है, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, करंट अकाउंट, और एक होता है रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। 4 टाइप के अकाउंट होते हैं, सबका एक्सप्लेनेशन पढ़ना है, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले अगर आपने अपना सेविंग अकाउंट ओपन कराया तो आपने इसमें 1000 रुपये जमा करा दिए। तो वैसे ही बहुत लोग जो है क्या करते हैं, अकाउंट खुलाते हैं। तो ये क्या है, जमा को क्या कर रहा है, स्वीकार कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, आपके जमा को स्वीकार कर रहा है। फिर ये इसी पैसे को सबने 1000 मैंने मतलब दिया, 3 लोगों ने 1000 दिया, बैंक के पास 3000 आ गया। अब ये 3000 को क्या करेगा, किसी अदर पर्सन को, किसी दूसरे व्यक्ति को, ठीक है जी, ये इसको ऋण दे देगा, ये इसको ऋण दे देगा। और ऋण पे क्या है, आपको इस ऋण पे मान लो 4% ब्याज देगा, और इसको जब ये उधार देगा 3000, ठीक है जी, वैसे 3000 नहीं देता, ठीक है, बट आपको समझाने के लिए बता दूं, पूरा 3000 नहीं दे सकता, ठीक है, ये इसका एक कुछ कारण होता है। कारण क्या होता है, रिजर्व बैंक ने बोला हुआ है कि आप 3000 मत देना, कुछ पैसे अपने पास रखना, कल को ये वापस पैसे लेने आए तो भैया देना पड़ेगा, कुछ पैसे आरबीआई के पास रखना, ठीक है जी। तो उसके बाद जो बचता है वो, तो मान लेते हैं हम 2000 ही रुपये क्या कर रहा है, ये उधार पे दे रहा है, किसी को ऋण दे रहा है, तो इस पर वो क्या करेगा, मान लो 20% ब्याज दर लेगा इन लोगों से, 20%, 5% या 10%, ठीक है जी, 10% ब्याज की दर से इसको लोन देगा, और आपको सिर्फ और सिर्फ 4% देगा। तो यही जो है इसका आमदनी होता है। इससे 20% लिया और आपको 4% दिया, तो टोटल 16% कमा लिया। अगर इसको 15% ब्याज पे देगा और आपको 4% देगा, तो इसका आमदनी हो गया 9%। समझ में आएगी बातें। तो इस टाइप से काम करता है। तो इन लोग को ऋण देना और पब्लिक से जमा स्वीकार करना। तो क्या है, जमा राशि को स्वीकार करना, ऋण प्रदान करना। फिर है जर्नल और एजेंसी फंक्शन, ये क्या है आपको बताते। जैसे बैंक जो है आपको लॉकर फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, बैंक से आप चेकबुक भी इशू करा सकते हो, बैंक से आप ड्राफ्ट भी बनवा सकते हो, ठीक है ना, आपको पता ही है। तो बैंक से आप क्या कर सकते हो, पैसा जो है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी ट्रांसफ़र करा सकते हो, किसी और को भिजवाना है तो इस टाइप के बहुत सारे काम करते हैं। वो सारे काम किस में आते हैं, इसमें सामान उपयोगी और एजेंसी फंक्शन में। अगर आप बैंक को बोल देते हो साहब मेरा बिजली का बिल आएगा आप तुरंत पे कर देना, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल आएगा आप खुद ब खुद पे करते रहना, मेरा जो लोन लिया हुआ है घर का ईएमआई बाइक लोन लिया हुआ है ईएमआई, उसको आप टाइम टू टाइम जिस दिन ड्यू डेट आएगा हर महीने वो खुद ही पे करते रहना। जब आप ये उसको बैंक को ऑर्डर दे देते हो तो बैंक इस टाइप के भी काम करता है आपके बिहाफ पे, उसे बोलते हैं एजेंसी फंक्शन। और जब आप बैंक से कोई चेकबुक बनवाते हो, कोई ड्राफ्ट बनवाते हो, पैसा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कराते हो, उसे बोलते हैं अन्य सामान्यतः उपयोगी संबंधी कार्य। ठीक है, ये 4 टाइप का बता दिए। अब आपको इसमें डिटेल में रीड करा देता हूँ लाइन बाय लाइन। अब सुनो, व्यवसायिक बैंक का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है, ग्राहकों से जमा के रूप में मुद्रा प्राप्त करना। समाज में अधिकांश व्यक्ति अथवा संस्था मतलब कोई कंपनी वगैरह सोसाइटी वगैरह अपनी आय का एक अंश बचाकर रखते हैं ताकि फ्यूचर में काम करे, फ्यूचर में काम आ जाए। अधिकांश लोग अपनी बचत को चोरी हो जाने के भय से, ठीक है जी, अथवा ब्याज कमाने के उद्देश्य से बैंक में ही जमा कराते हैं। घर पे आजकल कोई नहीं रखता, चोरी हो जाएगा। और 100 रुपये रखोगे घर पे 100 रुपये रहेगा, बैंक में रखोगे तो थोड़ा बहुत इंटरेस्ट से तो बढ़ता रहेगा, फिक्स डिपॉजिट कराओगे तो ज़्यादा बढ़ेगा। तो बैंक के लिए भी इसी प्रकार का जमा विशेष महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसी के आधार पर कर्ज देकर वे लाभ का एक प्रमुख भाग प्राप्त कर पाते हैं। फिर है यहाँ पे आ जाओ जी। तो जो जमा होता है ना, जमा मैंने कहा था ना 4 टाइप के, फिक्स डिपॉजिट, करेंट, सेविंग और रिकरिंग। हिंदी में बोलूँ तो संचयी जमा, एक होता है चालू जमा, अस्थाई जमा और आवृत्ति जमा। ये सब क्या क्या होते हैं आ जाओ जी, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ 1 बाय 1। जैसे ये कोई बैंक, अब इसमें क्या हुआ, ये है मिस्टर ए। अब ये जो बैंक है ये है मिस्टर ए ने क्या किया, एक अपना अकाउंट खुलाया। इसका हम क्या बोलते हैं, इसको ये कौन सा अकाउंट खुला है, संचयी, इसको बोलते हैं क्या, संचयी। अंग्रेजी में अच्छे से याद रहेगा, सेविंग और एसी फॉर अकाउंट, ठीक है। संचयी जमा यानी संचय सेविंग अकाउंट। इसमें क्या होता है, सेविंग अकाउंट में ना सबसे कम ब्याज होता है,
सबसे कम ब्याज मिलता है 2%, 3%, 4%। तो आपका जो कुछ पैसा, जो भी आपकी आमदनी होती है उसमें से जितने भी आप खर्च करते हो, जो बाकी बच गया पैसा, वो आप सेविंग अकाउंट खुलाते हो, अपना जमा करते हो। कभी जमा किया, कभी निकाला, कभी जमा किया, सबको पता है। दूसरा ये मिस्टर बी है, ये था ए और ये है मान लो मिस्टर बी। बी क्या कर रहा है, बी क्या कर रहा है, ये भी एक अकाउंट खुला रहा है। अब ये अकाउंट खुला रहा है फिक्स डिपॉजिट, अस्थाई, क्या नाम है इसका, ये है अस्थाई, अस्थाई जमा, अस्थाई, अस्थाई यानी फिक्स्ड। इसमें क्या होता है, मान लो इसने इकट्ठा 50,000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है जी, या 5 लाख रुपए जमा करा, और इसने कहा देख भाई मैं जो है 2 साल के लिए जमा कर रहा हूँ, 2 साल के लिए, क्योंकि इस पर 4% ब्याज मिलता है सेविंग पे। आपने जमा कर दिया, जब दिल कर निकाल लेते हो। लेकिन फिक्स डिपॉजिट क्या होता है, 5 लाख रुपये जमा करा बैंक के साथ, और उसने कहा 2 ईयर्स के लिए, मतलब 2 साल से पहले पहले आप निकाल नहीं सकते इसको। तो इसीलिए इस पर ब्याज दर क्या होता है, ज़्यादा होता है। जनरली सीनियर सिटीजन का सबसे ज़्यादा होता है, जो 60 साल से बूढ़े लोग होते हैं, 60 साल से ऊपर वाले, और नॉर्मल लोग 60 साल से नीचे वाले लोग का थोड़ा सा कम होता है। तो मान के चलो 6 से 7%, तो 6 से 7% के अराउंड में जो इस पर आपको ब्याज मिलेगा। सेविंग पे सिर्फ 4%, अस्थाई पे 6 से 7। तो लोग कई बार अस्थाई जमा करते हैं। इसमें क्या होता है ना, आपको जो है उस जितने साल के लिए आपने जमा किया है उससे पहले नहीं निकाल सकते, उसके बाद ही निकालोगे। आज की डेट में वैसे बैंक जो है पहले भी आप निकाल सकते हो, बट पहले निकालोगे तो आपको ब्याज दर थोड़ा उसको घटा दिया जाता है, कम मिलेगा आपको। फिर है क्या, तीसरे टाइप का क्या है, देखो जी तीसरे टाइप की क्या होती है, ध्यान से सुनो। एक है मिस्टर सी। सी ने क्या किया, सी कौन है, सुनना जी, सी कौन है, बिजनेस वाला है, नाम सुना होगा, ये बिजनेस कर रहा है, इसका स्टेशनरी का शॉप है, ठीक है, दुकान है, दुकान, मान लो किसी चीज़ का दुकान है। तो इसने क्या किया, ये दुकान है, व्यवसाय कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है। तो ये व्यवसाय वाला अकाउंट खोलेगा जिसे आप बोलते हो करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, चालू जमा, चालू जमा, चालू खाता। चालू खाता बोलो, चालू जमा बोलो, एक ही बात है, जिसे हम अंग्रेजी में करेंट अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में ब्याज क्या होता है, बिल्कुल नहीं होता, इसमें ब्याज जो है मिलेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि करेंट अकाउंट में कुछ अलग फैसिलिटी, वो कहता है भाई जितना मर्जी उतना जमा करा ले, जितना मर्जी उतना विथड्रॉ करा ले। सेविंग में आप क्या है, विथड्रॉ ज़्यादा नहीं करा सकते, आपको पता है एक दिन की लिमिट होती है 20,000, 40,000, हर बैंक का अलग अलग, बहुत ज़्यादा आप विथड्रॉ कर ही नहीं सकते कैश में। लेकिन इसमें क्या है, जितना मर्जी जमा करो, जितना मर्जी निकालो, क्योंकि व्यवसाय के लिए क्या हो, कई बार जमा करना पड़ेगा 2 लाख, 10 लाख, 20 लाख, और तुरंत निकालना भी पड़ता है। तो इसलिए वो चालू अकाउंट कौन कराते हैं, बिजनेसमैन, व्यवसाय वाले लोग। एक और भी अकाउंट है, एक और अकाउंट, अगर मान लो ये मिस्टर दी, ये बी कौन सा अकाउंट खुलाता है, रेकरिंग, रेकरिंग डिपॉजिट, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आवर्ती, आवर्ती जमा। आवर्ती जमा में क्या होता है, ध्यान से देखना, आवर्ती जमा में क्या होता है, ध्यान से सुनो। जो डी है ना, डी, वो क्या करता है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट, हर महीने मान लो 500-500 जमा कर रहा है, हर महीने 500-500 जमा कर रहा है, उसे पता है, या मान लो हर महीने 5-5 हज़ार रुपये जमा कर रहा है। मान लो उसकी आमदनी है जी पूरे एक महीने की 20,000 रुपये वो हर महीने कमाता है। तो 20,000 में से 10,000 खर्चा वर्चा हो जाता है, 5,000 कहीं इधर उधर हो जाता है, और 5,000 हर महीने वो अपना जमा करते रहता है, ताकि 2 साल 10 साल बाद जो है जितना भी निकाले। तो इस टाइप के कई बार होता है टाइम पीरियड के लिए, 24 महीने के लिए होता है, 12 महीने के लिए हो सकता है। 12 महीने जमा करते रहो 5-5 हज़ार, और 12 महीने के बाद कितना हो जाएगा, 12×5 60, प्लस इसमें ब्याज मिल जाएगा। तो इसमें ब्याज जो है लगभग फिक्स डिपॉजिट के आसपास ही होता है, ठीक है जी। तो आप ये कह सकते हो 5 से 6% के अराउंड, ठीक है जी। तो इस टाइप से उसमें ब्याज होता है, सेविंग से थोड़ा ज़्यादा होता है और अस्थाई जमा से थोड़ा सा कम होता है। तो इसे रेकरिंग बोलते हैं। कि कई को क्या होता है ना, मंथली आमदनी होता है ना, कई लोग को इकट्ठा एक ही बार मिल गया, तो 5 लाख इकट्ठा उसने जमा करा दिया, अस्थाई जमा। और कुछ लोग को हर महीने महीने तनख्वाह मिलती, तो हर महीने थोड़ा थोड़ा उसमें जमा करते रहता है। तो ये होता है कि आपका आवर्ती जमा। तो ये 4 तरीके का क्या होता है, 4 टाइप का क्या है, जमा होता है। सबसे पहला हमने देखा अस्थाई जमा, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, कुछ समय के लिए फिक्स कर दिया हमने। चालू जमा मतलब बिजनेस वालों के लिए होता है। संचयी जमा जो है क्या है, सेविंग, नॉर्मल इंसान जो सेविंग अकाउंट खुलाता है, जमा किया, कभी निकाल भी लिया, कभी ज़्यादा पैसे होगा जमा कर दिया, कभी ज़रूरत है निकाल लिया, इसमें सबसे कम ब्याज होता है। और आवर्ती क्या होता है, हर महीने एक फिक्स अमाउंट जो है, हर महीने एक जो है आपका सेम अमाउंट, जैसे 5-5 हज़ार हर महीने, 500-500 हर महीने, 100-100 रुपये हर महीने, कितने से भी आप कर सकते हो। थक गया जी, आ जाओ, बोल बोल के थक गया, थोड़ा सा पानी पी के ब्रेक ले लेते हैं, रुको। हाँ जी, तो हमने जो है कितने पेज पढ़ लिए, 84, बस 10 पेज रह गए हैं अराउंड। आ जाओ जी, कंप्लीट करें। तो आई होप आपको ये चीज़ें, सारी चीज़ें समझ में आ रहा होगा। लाइन बाय लाइन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ।
तो आप अच्छे से पढ़ते रहो, तैयारी करते रहो एग्जाम का। जहाँ पे भी कोई भी दिक्कत है आप नीचे कमेंट सेक्शन में जो है डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया सारे PDF का, नोट्स वोट्स सभी डिस्क्रिप्शन में आप जो है पूछ सकते हो कोई भी डाउट, या व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया मैंने, वहाँ से आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस पर। अब आ जाओ यहाँ पे तो व्यवसायिक बैंक सबसे पहला है अस्थायी जमा। देखो इसमें क्या है, अस्थायी जमा खाते में रुपया एक निश्चित अवधि के लिए, एग्जाम्पल के तौर पे 1 वर्ष या 1 से अधिक भी हो सकता है, जमा कर देते। इस अवधि के अंदर साधारणतः रकम नहीं निकाली जाती, साधारणतः, ठीक है, बट आजकल बैंक सुविधा देती है, आप चाहो तो निकाल भी सकते हो, लेकिन आपको फिर उसमें ब्याज कम मिलेगा। तो इस प्रकार के जमा को सावधि जमा कहते हैं, टाइम डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट। इस अवधि के अंतर्गत जमा किए गए राशि पर बैंक आकर्षक ब्याज भी देता है, ठीक है, आकर्षक मतलब बहुत ज़्यादा। चालू खाता क्या होता है, बिजनेस, व्यापार के लिए। चालू खाते में रुपया जमा करने अपनी इच्छा अनुसार रुपया जमा करता है अथवा निकाल सकता है। इसमें किसी भी प्रकार का क्या है, प्रतिबंध नहीं होता, मतलब जितना मर्जी जमा कर लो, जितना मर्जी विथड्रॉ कर लो, ठीक है जी। सामान्यतः इस प्रकार के जमा व्यापारियों लोग, बड़ी बड़ी संस्थाओं लोग करते हैं। और इसमें क्या होता है, आपका ब्याज नहीं होता, यहाँ नहीं लिखा हुआ। संचयी जमा क्या है, सेविंग डिपॉजिट। इस प्रकार के खाते रुपया जमा करने वाले जब चाहे जमा कर सकते हैं, किंतु रुपया निकालने का अधिकार सीमित रहता है, क्योंकि भैया एक लिमिट के बाहर आप रुपया नहीं निकाल सकते। जैसे एक दिन में नॉर्मली शायद 40,000 या 20,000 रुपये ही आप निकाल सकते हो SBI से, ऐसा कुछ रूल है। 40 नहीं, शायद 20,000 है, ठीक है, एक बार आप कंफर्म कर लेना। वह भी एक निश्चित रकम से अधिक नहीं। इसमें चेक की सुविधा भी प्रदान की जाती है। वैसे करंट अकाउंट में भी चेक की सुविधा होती है, फिक्स में नहीं होती। आवर्ती जमा क्या है, इस प्रकार के खाते में व्यवसायिक बैंक साधारणतया अपने ग्राहकों को प्रति माह एक निश्चित रकम, एक फिक्स डिपॉजिट, जैसे 5,000 हर महीने, 500 हर महीने जमा के रूप में एक निश्चित अवधि, जैसे 60 महीने, 72 महीने, आप 12 महीने के लिए ले सकते हो भाई साहब। इसके बाद एक निश्चित रकम भी देता है। इसी प्रकार का एक अन्य जमा संचयी समय अवधि यानी क्यूमुलेटिव टाइम डिपॉजिट भी कहा जाता है या होता है। फिर आगे क्या है, ऋण प्रदान। अब देखो जी, ये अभी तक हम पढ़ रहे थे 4 तरीके का जमा, और ये जमा क्या है, एक हमने फंक्शन पढ़ा, एक कार्य पढ़ा। व्यवसायिक बैंक का पहला कार्य क्या होता है, जमा को स्वीकार करना, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स। और डिपॉजिट्स कितने टाइप के हैं, जमा कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के। अब हम दूसरा कार्य पढ़ रहे हैं, किसका, कॉमर्शियल बैंक का। व्यवसायिक कॉमर्शियल बैंक मतलब क्या था हिंदी में भैया, व्यवसायिक बैंक, ओके। कमर्शियल में मतलब व्यवसायिक बैंक का दूसरा जो होता है, क्या होता है, दूसरा कार्य होता है ऋण को प्रदान करना, मतलब लोन देना, उधार देना, लोगों को ऋण प्रदान करना। तो प्रोवाइडिंग लोन यानी ऋण प्रदान करना, ठीक है जी। तो जब आपको लोन की जरूरत है, बाइक लोन चाहिए, होम लोन चाहिए, घर का लोन चाहिए, ठीक है जी, व्यवसाय के लिए लोन चाहिए, सारे लोन जो है आप बैंक से ही तो लेते हो। तो बैंक में जाओगे, आप कागज़ वगैरह वो मांगेगा, वो दोगे, फिर वो आपको लोन दे देगा, और बदले में वो आपसे EMI भरवाते रहता है, ब्याज वगैरह लेते रहता है। तो ये भी कौन करता है, बैंक ही करता है, व्यवसायिक बैंक करता है, RBI नहीं करता व्यवसायिक में। तो व्यवसायिक बैंक का दूसरा मुख्य कार्य क्या होता है, ऋण को प्रदान करना। बैंक के पास जो रुपया जमा के रूप में आता है, उसमें से एक निश्चित रकम, निश्चित बोला है, सारे नहीं, मैंने बताया ना, कुछ पैसा खुद ही रखना होता है लिक्विड फॉर्मेट में, कुछ पैसा RBI रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, ताकि जब मुश्किल का सामना करना पड़े तो वहाँ से वो हेल्प हो पाए, ठीक है। तो कुछ हिस्सा, एक निश्चित रकम नगद कोष में रखकर, जिसे कैश रिजर्व बोलते हैं, नगद कोष में रखकर बाकी पैसा जो है ना, बैंक जो है दूसरे व्यक्तियों को उधार देता है, तभी तो वो क्या कर पाएगा, तभी तो वो आमदनी कमा पाएगा बैंक। तो ये बैंक प्रायः उत्पादक कार्यों के लिए ऋण देते हैं तथा उचित जमानत की मांग करते हैं। ऋण का रकम प्रायः जमानत के मूल्यों से कम होती है। फिर है क्या, अभियाचिका एवं अल्पकालीन ऋण। अब जो ऋण है ना, देखो जी यहाँ पे व्यवसायिक बैंक के द्वारा दिए जाने वाले ऋण, तो ऋण जो देता है उसके भी आपको 4-5 टाइप पढ़ने हैं। किस टाइप के, एक होता है शॉर्ट टर्म ऋण, दूसरा होता है क्या, कैश क्रेडिट, ओवरड्राफ्ट, फिर है क्या, डिसकाउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, और लोन एंड एडवांस। अब देखो जी यहाँ पे क्या, तो बैंक क्या करता है, या तो लोन जो देता है या तो ऑन डिमांड या शॉर्ट टर्म, छोटे समय के लिए ना, जैसे 1 सप्ताह के लिए, ठीक है जी, 1 सप्ताह के लिए, 1 महीने के लिए, ये सब लोन देगा, या जब दिल करे तब मांग लेगा बैंक, उस टाइप का भी लोन देता है। तो उसे हम बोलते हैं क्या, अभियाचिका या अल्पकालीन लोन। अल्पकालीन कम समय के लिए, 1 सप्ताह के लिए मान लो, ठीक है, 1 दिन के लिए। और अभियाचिका मतलब बैंक से आपने लोन लिया और आपने कहा बैंक जी अभी तो लोन दो, और जब आप मांगना हम आपको दे देंगे। तो कल को भी मांगने आ जाएगा, 10 दिन बाद भी आ जाएगा, जब बैंक मांगने आएगा आपको देना पड़ेगा। तो ये बोलते हैं क्या, इस प्रकार के ऋण अति अल्पकाल यानी 1 दिन से लेके 1 सप्ताह तक के लिए, या केवल मांगने पर ही वापस करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट है क्या, नगद साख। नगद मतलब कैश क्रेडिट। इस प्रकार की व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपने ग्राहकों को ऋण पत्र यानी व्यापारिक माल अथवा
स्वीकृत प्रतिभूति के आधार पर ऋण देता है, ठीक है जी। इसके अलावा है अधिविकर्ष यानी ओवरड्राफ्ट, जब कभी भी कोई व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहकों को उसके खाते में जमा रकम से अधिक निकालने की सुविधा दे दे, या आपके खाते में कोई है ही नहीं, जैसे क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या है, बैंक आपको क्रेडिट कार्ड देता है, ठीक है। उसमें क्या है, आपके बैंक में एक भी रुपया नहीं, बट बैंक कहता है कि आप 50,000 तक खर्चे करना या 50,000 तक आप कैश विथड्रॉ कर लेना, और जब विथड्रॉ हो जाए उसके 45 दिन बाद जो है आप क्या करना, मेरे को पैसे दे देना वापस, नहीं दोगे तो आप पे ब्याज लगाएंगे। तो इसे बोलते हैं ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी, ठीक है, कि पैसे खाते में नहीं होते वक्त, नहीं होते हुए भी या कम होते हुए आप ज़्यादा अमाउंट निकाल सकते हो, तो उसे बोलते हैं क्या, ओवरड्राफ्ट। वित्तीय बिलों का भुनना, देखो जी डिस्काउंटिंग, देखो कई बार जैसे चेक जो होता है ना, चेक का मतलब क्या होता है, ये सुनो, ये है एक बैंक, ओके, ये है दूसरा बैंक, सुनना ज़रा ध्यान से। अब ये है मिस्टर ए, ओके, ये है मिस्टर बी, ओके। अब ये ए ने एसबीआई में खुला रखा है खाता, बी ने जो है मान लो पीएनबी में खाता खुला रखा है, सेविंग अकाउंट। अब ए के पास चेकबुक भी है, चेकबुक अभी अभी आपको दिखाया भी था चेकबुक कैसा होता है, ठीक है जी, पिछले कक्षा में दिखाया था, आ जाओ दोबारा दिखा दें। चेकबुक ये लो जी, इस टाइप से चेकबुक होता है, आपने देखा होगा, दोबारा मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। ये आ जाओ जी, चेकबुक और भी है आईसीआईसी बैंक का चेकबुक, ठीक है, तो इस टाइप से होता है। अब इसमें आ जाओ जी, क्या है चेकबुक में, देखो तो ये चेकबुक, इसमें क्या किया, अब ए जो है क्या करेगा, देखो इसमें ना बी का नाम लिखना होता है, और इसमें लिखना होता है डेट, आज की डेट मान लो कितनी भी है, मान लो 4 अप्रैल 2023, फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेगा, साइन करेगा, और फिर यहाँ पे अमाउंट लिखेगा मान लो 20,000, ठीक है, शब्दों में भी लिखते हैं। और ये चेक जो है बी के नाम का है, तो इसे बी को दे दिया जाएगा। अब इस चेक को बी क्या करेगा, ठीक है, बी अपने बैंक में जाएगा, चाहे एसबीआई का हो चाहे पीएनबी का हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी बैंक का चेक किसी भी बैंक में आप जमा करा सकते हो, बशर्ते कि आपका खाता होना चाहिए। नहीं भी खाता है तो भी होता है एक बियरर चेक, उसमें कोई भी उसका नाम होगा वो निकाल सकता है, ठीक है जी। अब सुनो, अब ये जो चेक है ये क्या करेगा, अपने बैंक में ले जाएगा, ठीक है जी, इसको बैंक को दे देगा, कहेगा भाई मेरे अकाउंट, मेरा एक सेविंग अकाउंट है, ठीक है जी, सेविंग अकाउंट जो मैंने खुलाया हुआ है उसमें ये जो 20,000 का चेक मेरे को मिला है उसको जमा कर देना, मेरे अकाउंट में पैसे बढ़ा देना। तो अब ये बैंक क्या करता है, एक्चुअली में ये चेक बैंक पीएनबी ले लेता है, पीएनबी फिर एसबीआई से अपना संपर्क करता है, इनका इंटरनल सिस्टम होता है, ऑनलाइन कंप्यूटराइज आजकल हो गया, देखता है एंट्री वगैरह करता है, तो ये अपना इससे पैसे लेता है, ठीक है जी, और आपको जो है क्या है, आपके खाते में यहाँ जमा करा देगा। ये मैंने आपको चेक का बताया, ठीक है। इसी टाइप से ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज होता है ना, वो एक्चुअली में चेक नहीं होता, ठीक है जी, चेक जैसा ही होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो इंसान ने कोई एक बिल दे दिया इसको, तो ये अपने बैंक में जाएगा या इस बैंक में किसी में भी जा सकता है, और ये बिल दे के वो इन कैश कराता है, इसमें तो वो कहता है अकाउंट में जमा करा दो, और उसमें क्या होता है, इस टाइप में जितने पैसे हैं उतने ही मिलते हैं चेक के केस में। लेकिन जो बिग बैंक होता है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, उसमें क्या होता है, जैसे ये 20,000 का है ना, तो बैंक कुछ रुपए चार्ज काट लेता है, ठीक है, 100 रुपये 200 रुपये या 2,000, और बाकी का जो है 18,000 इसको वापस कैश में दे देता है या इसके खाते में जमा कर देता है। तो बिल डिस्काउंटिंग का मतलब ये होता है, ठीक है जी। ये बिल डिस्काउंटिंग जो होता है ना, व्यापार वगैरह या व्यवसाय में यूज़ किया जाता है। एक इंसान व्यवसाय कर रहा है दूसरे इंसान से, तो वो एक बिल वगैरह बना के देता है, उसे बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है जी। चेक की तरह ही होता है, बस इतना समझ लो। अब आ गया, तो व्यावसायिक बैंक विनिमय बिलों का भुगतान या भुनाना का मतलब होता है डिस्काउंटिंग कराना, भुनाकर भी ग्राहकों को ऋण प्रदान करता है। इसी प्रकार के ऋण में बैंक बिलों में से कुछ कटौती करके, मैंने कहा ना क्या करेगा, वो कुछ कटौती कर लेगा, 20,000 का बिल था उसमें से 2,000 काट लिया, बाकी राशि का ही जो है आपको ऋण दे पाता है। सामान्यतः कटौती दर ब्याज दर के समान होती, ठीक है जी। और कई बार क्या है, इसको कैश दे दिया, और कई बार जो है ना बेसिकली ये इसको बिल देगा, इसके बेसिस पे लोन भी ले सकता है, ऋण भी ले सकता है। तो ये सारी चीज़ें। फिर क्या, ऋण एवं अग्रिम, लोन एंड एडवांसेस, तो सिंपल है लोन भाई। इस वाले में क्या है आपको ये समझना है, देखो जी, देखो अगर ये है बैंक, ठीक है जी, ये है मिस्टर चारू, ठीक है, मिसेस चारू, ठीक है, बहुत बार मैं सिर्फ बॉय का ही नाम ले रहा हूँ, मिसेस नहीं, मिस चारू लड़की। अब ये क्या करती, ये जो बैंक में जाती है, वो बैंक से कहती, बैंक जी मेरे को लोन दे दो, बैंक जी मेरे को पढ़ने के लिए 1 लाख रुपए लोन चाहिए, मैं जो है MBBS करना चाहती हूँ, मैं इंजीनियरिंग पढ़ना चाहती हूँ, मेरे को लोन दे दो।
तो बैंक क्या करता है, ठीक है जी हम तेरे को लोन देंगे, पेपर वेपर लिया आओ, ठीक है, अपने पापा वापा का साइन सिग्नेचर ये सारे ज़मीन का प्रॉपर्टी ये सब लिया आओ, फिर उसके बेसिस पे दे देंगे। तो वो लोन देगा सिंपल, तो उसे बोलते हैं लोन या एडवांसिंग। तो जब ऋण एक पूर्व निश्चित अवधि के लिए दिया जाता है तो उस ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं, उसे ऋण अथवा अग्रिम कहते हैं, यानी लोन या एडवांसेस। इस प्रकार के ऋण के लिए बैंक उचित जमानत, मैंने कहा ना जमीन का पेपर रख लेगा या कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के तौर पे जमा करवा लेगा आपसे, और इस पर ब्याज की दर भी जो है अधिक रहती है, और इस टाइप पे क्या है ब्याज भी आपको ज़्यादा मिलेगा। कृषि वगैरह पे सबसे कम होता है, होम लोन पे सबसे कम होता है ब्याज दर, बाकी सभी लोन पे, शिक्षा के लिए भी लोगे तो ज़्यादा लोन होगा। तो एक निश्चित अवधि, उसने बोला अच्छा जो आप करोगे डॉक्टर पढ़ोगे कितने साल का, तो कहेगा 5 साल, तो 5 साल के लिए 1 लाख रुपया लिया, 5 साल बाद जब डॉक्टर बन जाओगे तो फिर आप वापस कर देना विद इंटरेस्ट रेट। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है जी। अब आगे आ जाओ जी। समान उपयोगिता संबंधी कार्य क्या होता है। थर्ड वाला जो है आपका, हम लोग व्यवसायिक बैंक का कार्य पढ़ रहे हैं। पहला हमने पढ़ा बैंक क्या करता है, जमा स्वीकार करता है, दूसरा क्या है ऋण वगैरह प्रदान करता है, और तीसरा क्या है आपका, तीसरा जो फंक्शन है, जो तीसरा फंक्शन है समान उपयोगिता संबंधी कार्य, जनरल यूटिलिटी। ये भी मैंने बताया था, जैसे चेक वगैरह जारी करना, सिंपल है आप समझ जाना, चेक वगैरह जारी करना, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड इशू करना, ठीक है। उसके अलावा लॉकर की फैसिलिटी, कोई मूल्यवान चीज़ें गहने, ठीक है जी, कोई पेपर के डॉक्यूमेंट कागज़, ये सब आप बैंक में लॉकर होता है, ठीक है। अब जाओगे तो पता चलेगा, कई बार गाँव के लोगों को कई बार नहीं पता होता है, तो बैंक में जाना, अपने फिल्मों में देखा होगा ना कि भैया बैंकर में लॉकर हीरो जवाहरात रख दिया, एक चाबी उसके पास है जिसका लॉकर है, एक चाबी बैंक के स्टाफ के पास पड़ा होता है, जब खोलने जाता है तो निकलता है, ठीक है जी। तो उसे बोलते हैं क्या, आपको लॉकर की सुविधाएं। तो ये है लॉकर की सुविधाएं, और ये है आपका चेक या साख प्रमाण पत्र जारी करना, फिर एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, ठीक है जी, क्रेडिट कार्ड, ये सब भी बैंक आपको प्रोवाइड कराता है, ठीक है, अगर आप खाते खोल लेते हो तो। फिर क्या, व्यापारिक सूचकांक एवं आंकड़े एकत्र करना, और बैंक को जो है ना जितने भी व्यापारिक सूचकांक हैं, जितने भी आंकड़े हैं, उसको भी एकत्रित करके प्रकाशित करता है और लोगों को बताता है कि हमने टोटल 1 साल में कितने लोगों को लोन दिया, कितना लोन कृषि में दिया, कितने एजुकेशन का दिया, ये सब डेटा बैंक जो है कलेक्ट करता है और आपको बताता है, लोगों को बताता है। चौथा और लास्ट फंक्शन है एजेंसी फंक्शन। एजेंसी फंक्शन मैंने बताया ना, आपके बिहाफ पे, आपके ऑर्डर पे आपने बैंक को बोल दिया, खाता खुलाया आपने, बैंक बोला भाई बैंक हर महीने मेरा LIC का किस्त जा रहा है, तू पे कर दियो, खुद ब खुद मेरे अकाउंट से पैसे काट लेना, मेरा हर महीने बिजली का बिल जो है खुद ब खुद काट के पे कर देना। जब आप ये ऑर्डर दे देते हो तो बैंक आपके बिहाफ पे एज अ एजेंट काम करेगा, एजेंसी फंक्शन कहते हैं। और बदले में बैंक क्या करता है, थोड़े थोड़े चार्जेस काटते रहता है आपके अकाउंट से, ठीक है जी। तो ये होता है। तो वर्तमान समय में व्यावसायिक बैंक ग्राहकों को एजेंसी के रूप में सेवा प्रदान करता है, ठीक है। इसके अंतर्गत बैंक चेक, बिल ड्राफ्ट का संकलन, ब्याज तथा लाभांश का संकलन वितरण, ब्याज, ऋण पर किस्त, बीमे का किस्त भुगतान, ओहो सर वही है सेम जो आप बता रहे हो, बीमे का किस्त, प्रतिभूति का क्रय विक्रय, ठीक है, ड्राफ्ट और डाक द्वारा कोष का हस्तांतरण आदि, ये सब चीज़ें किया करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। फिर क्या, सहकारिता और राज्य के विकास में भूमिका। तो अब ये अलग से एक टॉपिक है। आ जाओ जी, यहाँ पे आते हैं, 2 मिनट का ब्रेक ले लिया जाए। आ जाओ, देखो हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक, देख लेते हैं। हमें पढ़ना था भारत की वित्तीय संस्थाएं, हमने जो है भारत की मुद्रा बाजार सारे पढ़ लिए हैं, संगठित वाला, वाणिज्य बैंक, निजी बैंक, सार्वजनिक, विदेशी बैंक। असंगठित बाजार यहाँ पे, असंगठित हमने पढ़ा ना, फिर हम इस पे आए हैं अभी तो ये भी बचा है, ये भी और ये भी बचा है। आ जाओ जी, आ जाओ। तो सहकारिता यानी कोऑपरेशन क्या होता है, कोऑपरेशन मतलब आपसी समन्वय, आपसी मिलजुल कर काम करना, ठीक है जी। तो उसे बोलते हैं सहकारिता। तो यहाँ पे हाईलाइट करो, एक साथ मिलजुल कर कार्य करना, लेकिन अर्थशास्त्र में इस शब्द का प्रयोग अधिक व्यापक अर्थ में किया जाता है। तो सहकारिता का मतलब क्या होता है, सहकारिता वह संगठन है जिसके द्वारा 2 या 2 से अधिक व्यक्ति स्वेच्छापूर्वक मिलजुल कर समान स्तर पर आर्थिक हितों की वृद्धि करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं सहकारिता, ठीक है जी। तो ये पूरी लाइन सारी पढ़ लो। कह रहे इस प्रकार सहकारिता उस आर्थिक व्यवस्था को कहते हैं जिसमें मनुष्य किसी आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए मिलजुल कर कार्य करते हैं। सहकारिता का सिद्धांत यह भी बतलाता है कि विपणन एवं शक्तिहीन व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलकर व्यवहारिक सहयोग के द्वारा ऐसे भौतिक लाभ अथवा सुख प्राप्ति कर सके जो धनी और शक्ति संपन्न व्यक्तियों को उपलब्ध हो और जिससे उनका नैतिक विकास हो। सहकारिता के द्वारा जीवन के एक ऐसे उच्च एवं अधिक सुन्नत स्तर का वास्तविक सिद्धि की आशा की जाती है जिसमें श्रेष्ठतम कृषि और समृद्ध जीवन संभव हो सके। अतः अंततः इसका सिद्धांत सब प्रत्येक के लिए, प्रत्येक सब के लिए, सब प्रत्येक के लिए और प्रत्येक सब के लिए, ऑल फॉर ईच एंड ईच फॉर ऑल। तो कहने का मतलब क्या है, सहकारिता क्या होता है, सहकारिता में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलके, ठीक है जी, कार्य करते हैं
और उससे क्या होता है, उनकी आर्थिक वृद्धि होती है और जो उनकी आवश्यकताएं, सुख सुविधाएं, उन सब में विकास होता है। सिंपल ये आपको लिखना है। फिर क्या मूलभूत तत्व क्या होता है, इसके मुख्यतः 3 मूलभूत तत्व होते हैं। 3 कौन कौन से, आ जाओ जी आ जाओ। तो 3 मूलभूत तत्व हैं। सबसे पहला यहाँ पे 3 जो मूलभूत तत्व हैं, 3 मूलभूत तत्व हैं, 3 आधारभूत सिद्धांत है। नंबर एक तो यह कि यहाँ संगठन की सदस्यता जो होती है स्वैच्छिक होती है। खुद से आप उस संगठन में जुड़ सकते हो, चाहो तो जुड़ो, नहीं चाहो तो मत जुड़ो। लोग अपनी इच्छा से सहकारी संगठन के सदस्य बनते हैं, उन पर कोई बाहरी बंधन या दबाव नहीं होता। दूसरा कार्य क्या है, देखो जी, ये है आपका दूसरा। ये था यहाँ से पहला आधारभूत सिद्धांत, दूसरा आधारभूत सिद्धांत और तीसरा। दूसरा सिद्धांत ये है, दूसरा इसका प्रबंध और संचालन जनतंत्रात्मक आधार पर होता है। इसके सदस्यों के बीच पूंजी, हैसियत अथवा किसी अन्य आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वे एक दूसरे के बराबर समझे जाते हैं और सबको एक जैसा अधिकार व अवसर प्राप्त किया जाता है। तो इसमें क्या है, पूंजी, हैसियत अथवा अन्य आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी लोग इक्वल, और ये इसका संचालन जनतंत्रात्मक किया जाता है। तीसरा क्या है, इसके आर्थिक उद्देश्य में नैतिक और सामाजिक तत्व भी शामिल होते हैं। यह केवल आर्थिक लाभ कमाने के लिए ही नहीं बल्कि नैतिक और सामाजिक पहलू से भी सदस्य के हित लाभ के लिए कार्य किया जाए। देखो, जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है ना, उसका मेन मकसद लाभ कमाना नहीं होता, उसका मेन मकसद होता है क्या, आपस में, ठीक है, सोसाइटी के लाभ के लिए, जो सामाजिक लाभ हो, ठीक है जी, सिर्फ आर्थिक नहीं, साथ साथ में नैतिक या सामाजिक घरेलू पहलू का भी लाभ के लिए काम किया जाता है, ठीक है जी। इसका ध्येय दूसरों को लूट खसोट करना नहीं होता, ठीक है जी, और धनवान बनना नहीं होता, बल्कि आत्म सहायता, पारस्परिक सहयोग द्वारा व्यक्तियों और समूह का लाभ एवं सुख समृद्धि को बढ़ाना होता है। तो ये 3 मेन क्या है, इसके 3 मेन जो है आपके क्या है, आधारभूत सिद्धांत है। किस चीज़ के, इसको मूलभूत तत्व भी कहते हैं, ठीक है, किसका, सहकारिता का, कोऑपरेशंस का मेन जो है ये इसका मूलभूत सिद्धांत है। अब आते हैं भारत में सहकारिता का विकास कब से कब तक हुआ। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पे बात करें 1904 ईस्वी में एक सहकारिता साख समिति विधान पारित हुआ, जिसके अनुसार गांव या नगर में कोई भी 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी या साख समिति की स्थापना कर सकता है। आपको सहकारी या साख समिति बनाना है तो कम से कम 10 लोग चाहिए। 1904 से ये एक तरीके से क्या हो गया, वैलिड हो गया। सरकार ने आपको अधिकार दिया है कि जब 10 लोग मिलके कोई भी कोऑपरेशन खोलना चाहे, कोई भी सहकारिता खोलना चाहे, आपस में मिलके भाई 100 रुपये कंट्रीब्यूट करो, जिसको जिसको जब जब जरूरत होगा आप हेल्प कर लेना। मान लो 10 लोग आपस में मिलके कहते भाई हम हर महीने 1000 रुपये एक गुल्लक में जमा करेंगे, और हर महीने जिसको जरूरत होगा गुल्लक तोड़ के वो ले लेगा। फिर एक बार वो ले लिया तो अगली बार नहीं लेगा, ठीक है जी। फिर दूसरे महीने दोबारा सब 1000 देंगे और उन्हीं 10 लोगों में से कोई एक ले लेगा, ठीक है जी। तो हर किसी का क्या होगा, अब मान लो कि 10,000 इकट्ठा, एक अमाउंट थोड़ा बड़ा, अब ये छोटा अमाउंट बताया 1000, मान लो 10,000 हर कोई जमा करे तो भाई 1 लाख रुपए होगा। 1 लाख इकट्ठा अमाउंट जो है किसी को जल्दी आसानी से जो है आमदनी हो नहीं पाती बिहार राज्य में, है जी। तो अगर किसी को 1 लाख तुरंत जरूरत पड़ जाए अचानक से, उसके खाते होते में नहीं हो, तो ऐसा कोऑपरेशन बना रहेगा तो उससे क्या होगा, उसकी आवश्यकता आसानी से पूरी हो जाती है, ठीक है ना, उसका विकास जल्दी होगा। तो इसलिए ये चीज़ें बनाई जाती। तो भारत में 1904 में एक सहकारिता साख समिति बनाया गया, जिसके अनुसार जो है 10 या 10 से अधिक लोग अगर चाहें तो अपनी साख समिति या सहकारी समिति बना सकते हैं। 1904 के अधिनियम के अंतर्गत स्थापित होने वाली सरकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए इस क्षेत्र में विस्तृत रूप देने के लिए 1912 में एक और अधिनियम बनाया गया। तो 1912 में एक नया और अधिनियम बनाया गया। क्या है, इस नए अधिनियम में ऋण के अतिरिक्त अन्य उद्देश्यों की सहकारी समिति स्थापना करने के लिए, पहले जो 1904 में बनाया गया था उसका मेन उद्देश्य क्या था कि भाई आपस में मिलकर एक संगठन बनाओ और जिन लोगों को जरूरत होगा वो पैसे वहाँ से निकाल लेंगे, यानी ऋण जो है वहाँ से ले लेंगे। लेकिन बाद में 1912 में ऋण के अतिरिक्त और भी कई उद्देश्य के लिए सहकारी समितियों की स्थापना करने एवं प्राथमिक समिति की देखभाल के लिए केंद्रीय संगठन की स्थापना की गई। पुनः इसकी प्रगति की समीक्षा एवं इसके भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से फिर से दोबारा से 1914 ईस्वी में, ठीक है जी, मैकलेगन समिति नियुक्त किया गया। ये नाम याद रख लेना, कौन सा, मैकलेगन समिति कब आया, 1914 में, ठीक है जी। तो और 1919 ईस्वी में राजनीतिक सुधारों के अनुसार सहकारिता प्रांतीय सरकार का हस्तांतरित विषय बन गया है, अतएव इसके संचालन का भार अब राज्य सरकारों के हाथ में आ गया है। अब आ जाओ जी यहाँ पे सरकारी
सरकारी नहीं, सहकारी बैंक। तो सहकारी में 3 टाइप के होते हैं, प्राथमिक सहकारी, राज्य सहकारी और केंद्रीय सहकारी बैंक। तो उसके अलावा और भी है यहाँ पे 1929 में 1929 ईस्वी की महान आर्थिक मंदी ने इसके विकास पर विराम लगा दिया, लेकिन 1935 ईस्वी में हमारे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। इसके अंतर्गत एक कृषि शाख विभाग, एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट का संगठन किया गया, जिसका कार्य कृषि विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, इनके महत्वपूर्ण सुझाव की प्रदान करने थे। तो सिंपल वर्ड में बोलूँ तो देखो, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, 1902 की बात है, 1904 में ही बना दिया गया था ब्रिटिश राज में। फिर उसको नया से दोबारा से 1912 में किया गया। 1914 में है ना मैकलेन समितियाँ हैं, मैकलेन अंग्रेजी नाम है, ठीक है जी, मैकलेन अंग्रेज लोग थे कोई, क्योंकि उस समय उन्हीं के हाथ में था ना हमारा देश। फिर 1919 में राजनीतिक दोबारा से वो आया। फिर 1929 में बहुत बड़ी मंदी आई थी, तो उसके बाद जो है ये सब सहकारिता पहले हुआ करता था, जब बैंक नहीं था हमारे इंडिया में, क्या था, बैंकिंग सिस्टम सही से नहीं था। तो 1935 में तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया, स्टेट बैंक 1939 में आया। तो ये सारी चीज़ें आपको जब बैंकिंग में आगे की कक्षा में जाओगे ना, तो और भी ज़्यादा डिटेल में ये ईस्वी वगैरह पढ़ना होता है, कहानी। खैर, आपको सिर्फ जो बुक में आपको दिया हुआ इतना ही पढ़ना है। अब आगे आ जाओ जी, राज्य के विकास में क्या भूमिका है सहकारिता का। तो बिहार जो है भारत का एक बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा, भैया सबसे पिछड़ा है, सीधी सी बात ये मैं बता दूं आपको। जब आप बाकी 28 राज्यों की तुलना करें तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश, ये याद रखना है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन। तो एकीकृत बिहार यानी कि झारखंड सहित के समय इसके आर्थिक संसाधन अत्यधिक थे, परंतु जब झारखंड था ना, झारखंड में आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स हैं, ठीक है जी, कोयला का खदान सब वहीं पे, ठीक है ना, और भी कई सारे हैं, ठीक है। तो बिहार से झारखंड कब 2001 में ना, 2001 या 2 में अलग हुआ, ये पिछले चैप्टर में पढ़ना था, आप गूगल कर लेना। ये लो, कब बना झारखंड, कब बना जी, झारखंड कब बना, 2000 में। झारखंड का जो है 2000 में बिहार से झारखंड को बनाया गया था, बिहार को तोड़ के। पहले बिहार झारखंड एक ही बिहार कहलाता था। हाँ जी, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जी पढ़ो। तो कह रहे क्या है, पिछड़ा राज्य है एकीकृत बिहार, यानी जब झारखंड सहित लेके अगर आप बोलो तो आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा थे बिहार के अंदर, परंतु राज्य बंटवारे के बाद सारी संपदा आज बिहार से अलग हो गया है। वह सारा भूखंड जहां प्राकृतिक संपदाएं केंद्रित थी, वह राज्य बंटवारे के बाद झारखंड के पास चला गया। फलस्वरूप शेष बचे बिहार में कृषि भूमि ही एकमात्र मूल जो है साधन रह गया, जिस पर बिहार की कुल जनसंख्या 80% का आबादी निर्भर रखता है। यहाँ की खेती भी मानसून पर आधारित रहती है। सामान्यतः खेती में निवेश एक जुआ के समान माना जाता है। चूंकि खेती बिहार वासियों के जीविका का आधार है, इसलिए आर्थिक तंगी के बावजूद भी बिहारी कृषक एवं मजदूर कृषि पर धन लगाने के लिए विवश रहते हैं। उनको मजबूरी में कृषि करना होता है, क्योंकि कोई उद्योग वगैरह है ना, उद्योग वगैरह है नहीं। बिहार गवर्नमेंट बेवकूफ़ है, सच बताऊँ तो, कुछ काम वाम कर नहीं रही है, ठीक है, और काम कर भी रही है तो अच्छे से नहीं कर रही, सीधी सी बात बताऊँ तो। सबके सब बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को भाई साहब, ठीक है जी। उनको जो है थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। व्यवसाय वगैरह नए नए जो है, सर्विस सेक्टर, ऑफिस वगैरह बड़े बड़े, ठीक है जी, सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, तभी तो लोग जो है उद्योग वगैरह खोलेंगे। दूसरा जो राज्य है वो कितने विकास पे विकास किए जा रहा है, ठीक है। बिहार जो है बहुत पीछे जा रहा है। नाउ बिहार में विशेषकर ग्रामीण स्तर पर धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता और ईंट बनाने का महत्वपूर्ण रोजगार है। ये हाईलाइट कर लेना बहुत ज़्यादा। धनकुट्टी, अगरबत्ती, बीड़ी निर्माण, जूता, इन सब में और इनको बढ़ाने के लिए सहयोग देना चाहिए, ऋण प्रदान करना चाहिए, ठीक है जी, तभी जाके कारखाने बढ़ेंगे। इसके लिए राज्य स्तरीय सरकारी बैंक ऋण मुहैया कराती हैं, जितना कराती है और भी ज़्यादा कराने पड़ेंगे। नए नए और लोगों को जो है इसमें क्या करना पड़ेगा, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। इस सरकारी बैंक में रोजगार में बढ़ावा ग्रामीण स्तर पर काफ़ी हद तक किया जा रहा है। जहां भी इस तरह के रोजगार चलाई जा रही है, वहां के जनता पर अनुकूल आर्थिक प्रभाव देखने को मिला है। फलस्वरूप व्यक्ति की आय जो है धीरे धीरे बढ़ रही है, लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा होते जा रहा है। फिर है क्या, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये भी इसी के अंदर आता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ठीक है जी। सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या है, गाँव, कस्बा और जिला में विकास की इसकी क्या भूमिका है, ठीक है जी। आगे जी, पिछले खंड में हमने देखा है कि हमारे देश के निर्धन परिवार ऋण के लिए अभी भी ज़्यादातर गैर संस्थागत यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल स्रोतों पर निर्भर है। इसका एक तो यह भी कारण है कि भारत के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की सुविधा अभी भी नहीं है, तथा दूसरी ओर गैर संस्थागत ऋणदाता जो हैं, जैसे महाजन, सेठ, साहूकार इत्यादि कर्जदारों को व्यक्ति स्तर पर जानते हैं, और इस कारण अक्सर बिना ऋण धार के, मतलब कि बिना कोई कागज, बिना कोई संपत्ति के, बिना कोई सिक्योरिटी के उसको ऋण दे देते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा दरों पे देते हैं। दरें जो है बहुत ज़्यादा ऊंची होती, तो लेन देन की लिखा पढ़ी
भी पूरी नहीं करते और निर्धन करदारों को तंग करने के लिए, उसे शोषण करने के लिए कोई असर भी नहीं छोड़ते। ठीक है, हाल के वर्षों में लोगों ने गरीबों को उधार देने से कुछ नए तरीके अपनाने की कोशिश की है। इनमें एक विचार ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों, विशेषकर महिलाओं को छोटे छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठन करने और उनकी बचत पूंजी को एकत्रित करने पर आधारित है। स्वयं सहायता समूह क्या होता है? एक समान सामाजिक आर्थिक स्तर के आस पड़ोस के लोगों का एक ऐसा स्वैच्छिक संस्थान समूह है जो नियमबद्ध तरीके से संचालित हो, आपसी सहयोग व संबंधों के विकास के लिए प्रयासरत हो, जिसे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके तथा वे अपने जीवन पर बेहतर नियंत्रण कर सके। तो आजकल जो है ना, देखो, अब साहूकार वगैरह से बचने के लिए वो बड़ा तंग वंग भी करता था, ज़्यादा ब्याज लेता था, इसलिए आपस में जो खासतौर से महिलाएं जो अपना सेल्फ ग्रुप बना लेती है, 10-12 लोग का सहेलिया बना के एक अकाउंट खुलाया, उसमें हर कोई पैसे जमा करते जा रहा है, जब जिसको ज़रूरत है तो आसानी से वो उसका उपयोग कर लेता है। ठीक है, तो ये स्वयं सहायक समूह क्या है? देखो जी, स्वयं सहायक समूह में क्या होते हैं? वास्तविक ग्रामीण क्षेत्र में 15 से 20 व्यक्ति, खासकर महिलाएं, ध्यान रख लेना, खासकर कौन? महिलाएं। 15 से 20 का एक औपचारिक समूह होता है जो अपनी बचत का कुछ हिस्सा बैंक के लघु ऋण लेकर अपने सदस्य के पारिवारिक जरूरतों को पूरा करते हैं और विकास गतिविधियां चलाकर गांव का विकास और महिलाओं सशक्तिकरण में योगदान करते रहते हैं। अब ये चित्र है यहाँ पे, देखो जी, सारे महिलाएं हैं, 10-12-15 महिला, 15-20 महिला आपस में सहयोग से बातचीत करते हैं और अपना जो है छोटे मोटे काम के लिए ऋण वगैरह का उपलब्धता कराते हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है? भारत में सर्वप्रथम इसकी शुरुआत व विकास कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए व्यक्तिगत और संगठित करके आय संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए 1980 के दशक में, कब? 1980 के दशक में के अंत में की, परंतु 1990 के दशक में शुरुआत में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की पहली व विशेष रुचि लेने के स्वयं सहायता समूह पूरे देश में फैल गए। अब तो सभी सरकारी एवं गैर सरकारी बैंक व आर्थिक व सामाजिक संगठन इसकी महत्ता को स्वीकार कर इसके विकास के प्रोत्साहन कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब व दंश झेल रहे परिवारों को गरीबी से निजात दिलाने के लिए स्वयं सहायक समूह एक नई आशा की किरण लेकर आया है। ठीक है जी, अब यहाँ पे इसकी भूमिका है, इसकी क्या भूमिका है जी? आ जाओ जी, आ जाओ, फटाफट पढ़ लें। इसका क्या, स्वयं सहायता समूह का क्या भूमिका है? तो एक दूसरे पड़ोसी 15 से 20 सदस्य जो नियमित रूप से मिलते हैं, वह बचत करके प्रति व्यक्ति बचत 25 रुपये से लेकर 100 रुपये या इससे अधिक भी हो सकता है। ठीक है जी, यह परिवार की बचत करने की क्षमता पर निर्भर करता है। समूह इन कर्जों पर ब्याज लेता है, लेकिन यह साहूकार द्वारा ब्याज लेने से बहुत ही कम होता है। तो 1 या 2 वर्षों के बाद अगर समूह नियमित रूप से बचत करता है तो समूह बैंक से ऋण के योग हो जाता है। देखो, अगर 25, 30, 50, 100 रुपये एक नियमित रूप से आप बचत करते रहते हो बैंक अकाउंट में, तो बैंक जो है उसके ऊपर आपको एक ऋण भी देता है, उसके लिए आप क्या हो जाते हो? योग हो जाते हो। तो ऋण समूह के नाम पर दिया जाता है और इसका मकसद सदस्यों के स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना है। उदाहरण के लिए सदस्यों को छोटे छोटे कर्ज, अपनी गिरवी जमीन छुड़वाने के लिए, कार्यशील पूंजी की जरूरतें, ब्याज, खाद, बांस और कपड़े खरीदने के लिए, घर बनाने, सिलाई मशीन, हथकरघा, पशु इत्यादि संपत्ति खरीदने के लिए दिए जाते हैं। बचत और ऋण गतिविधियों में से संबंधित ज़्यादातर महत्वपूर्ण निर्णय समूह के सदस्य स्वयं लेते हैं। समूह के सारे सदस्य आपस में मिलकर कोई भी जो है बचत करना है, ऋण लेना है, क्या लक्ष्य है, ठीक है, ब्याज दर क्या रहेगा, वापस लौटाने की अवधि कितनी रहेगी, ये सब जो है खुद ही जो है वो लोग आपस में मिलजुल के लेते हैं। आगे बढ़ो। इस प्रकार हमें देखते हैं कि स्वयं सहायता समूह कर्जदारों को ऋणधार की कमी की समस्या से उबारने में मदद करता है। ठीक है जी, उन्हें समय अनुसार विभिन्न प्रकार की आवश्यकताओं के लिए उचित ब्याज दर पर ऋण मिल जाता है। इसके अतिरिक्त यह समूह गांव, कस्बा और जिला ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को संगठित करने में मदद करता है। इससे न केवल महिलाओं की आर्थिक रूप से स्वावलंबी हो जाती है, बल्कि समूह की नियमित बैठकों के जरिए लोग एक आम मंच पर मिलते हैं, जहां वह तरह तरह के सामाजिक विषयों जैसे स्वास्थ्य, शोषण, घरेलू हिंसा इत्यादि पर आपस में चर्चा भी करते हैं। और यहाँ पे छोटा सा इंपॉर्टेंट, स्वयं सहायता समूह एवं सूक्ष्म वित्त योजना, ये क्या है इसे भी पढ़ लो जी। तो क्या कह रहा है, सूक्ष्म वित्त योजना के द्वारा गांव, कस्बा और जिला में गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर ऋण मुहैया कराया जाता है। इससे छोटे पैमाने पर साख अथवा ऋण की सुविधा को प्रदान किया जाता है। खासतौर से 15 से 20 महिलाएं इसके अंदर होती। स्वयं सहायता समूह क्या है, अब पढ़ो जी। स्वयं सहायता समूह को एक कहानी से समझिए, ये बेकार है, ये कहानी आप खुद पढ़ना। कहानी अगर खुद पढ़ो भैया, ये 15-15 हज़ार रुपये, 6-6 हज़ार रुपये, ये सब ऋण वगैरह है, ठीक है, ये आप खुद पढ़ लेना, मैंने आपको समझा दिया। ये इसका पिक्चर है, ठीक है जी। अब ये सारांश है। चलो, ये लास्ट बचा हुआ है, टाइम क्या हो गया जी,
1:24। तो चलो ये वाली कहानी आपको पढ़ा देता हूँ। देखो जी, देखो सुनो। स्वयं सहायता समूह क्या है? स्वयं सहायता समूह को एक कहानी के माध्यम से भी आप समझा जा सकता है। नवादा जिला बिहार का एक नवादा जिला है, ठीक है जी। जो नवादा जिला वाले हैं भाई साहब सुन लो फटाफट, आप ही की जिले का कहानी है, सुनो जी सुनो। तो नवादा जिला बिहार का एक अति पिछड़ा जिला है। तो इस जिला के अंतर्गत गोविंदपुर प्रखंड में, ठीक है जी, जिसके चारों ओर प्राकृतिक घटनाएं आती रहती हैं, ठीक है, घटनाएं आती ही रमणीय हैं, अति ही रमणीय हैं। इन गांव में एक पहाड़ी नदी भी है जिसका नाम सकरी नदी। हाँ भाई, कोई सकरी नदी है? जो लोग भाई साहब इस गांव के हैं, नवादा जिले में गोविंदपुर प्रखंड के जिनके आसपास में सकरी नदी, वो फटाफट कमेंट करना भैया, बताना, ठीक है। तो इस नदी के किनारे एक छोटा सा गांव दर्शन है। इस गांव की मिट्टी का कटाव प्रतिवर्ष बढ़ता बाढ़ के कारण होता रहा है। यहाँ के लोगों की मुख्य पेशा कृषि मजदूरी है। तो खेती बाड़ी के बाद बचे समय में यहाँ के लोग जो हैं मजदूर इधर उधर भटकते रहते हैं। इस गांव की 20 महिलाओं ने क्या किया, एक समूह का निर्माण किया। समूह बनाने के बाद सभी महिलाएं ने प्रखंड में संपर्क किया और पंजाब नेशनल बैंक में 15,000 रुपये ऋण प्राप्त कर गांव में ही सभी मिलकर टोकरी बनाने का काम प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार इस समूह के सहयोग से यह उद्योग चल पड़ा। प्रारंभ में समूह के द्वारा निर्मित टोकरी लगभग 6,000 रुपये का लाभ कमाया, ठीक है जी। तो इस रुपए को सभी महिलाओं ने अपने अपने नाम से बैंक खाते खोलकर बराबर मुनाफा आपस में बांट लिया। 20 लोगों ने 6,000 रुपये मुनाफा कमाया भाई साहब। 15,000 का लोन लिया, लोन वोन सब चुकाने के बाद जो बच गया अमाउंट प्रॉफिट में बेचा तो 6,000। तो 6,000 डिवाइड बाय 20 कितने हो जाते हैं? 6,000 डिवाइडेड बाय 20 तो 300 रुपये। तो 300 रुपये हर किसी ने आमदनी कमा लिया। आगे है, इन रुपयों का सभी महिलाओं ने अपने नाम से बैंक अकाउंट खोलकर, ये लो 300 रुपये लिखा हुआ है, 300 रुपये प्रत्येक महिला को आमदनी हुई। अब ये सारी महिलाएं स्वरोजगार के द्वारा स्वयं सहायता समूह निर्माण कर अपनी आर्थिक दशाएं सुधारने लगी हैं। आज समूह इस प्रखंड का अग्रिम स्वामी सहायता समूह है और प्रखंड स्तर पर काफ़ी नाम है इसका, ठीक है। तो कौन से गांव के? नवादा जिले गोविंदपुर प्रखंड में गांव का नाम क्या था भैया? दर्शन, छोटा सा गांव दर्शन वाले दर्शन गांव के लोग, ठीक है, जो दर्शन गांव से हैं, जो पढ़ रहे हैं ध्यान से देखो भैया, फटाफट कमेंट करना। ओके, तो यहाँ तक खत्म हो गया। ये था आपका सारांश और बाकी नीचे क्वेश्चन है, ठीक है। सारांश आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो, करेक्ट है। इसके बारे में आपको ये सारी चीज़ें नहीं पढ़नी थी। भारतीय पूंजी बाजार पढ़ना नहीं था। गैर संस्थागत ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। सहकारी बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड ये भी हमने पढ़ा। और साहूकार, महाजन, सेठ, ये इसके बारे में सिर्फ आपको याद रख लेना नाम। बाकी वाणिज्य बैंक ये सब हमने पढ़ लिया था, ठीक है। थोड़ा बहुत पूंजी बाजार के बारे में भी पढ़ना था तो वो हमने पढ़ लिया। पूंजी बाजार में आता है प्रतिभूति पूंजी बाजार, औद्योगिक बाजार और विकास वित्त, ठीक है जी। ये हमने पढ़ा ना प्रतिभूति, ठीक है, शेयर्स वगैरह ये हमने नहीं पढ़ा क्या? कहीं पे छूट गया है लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है, ठीक है। खैर यहाँ से आप पढ़ लो। देखो जी, जो भारतीय पूंजी बाजार है ना, इसमें प्रतिभूति, औद्योगिक और विकास वित्त संस्थाएं आते हैं। प्रतिभूति का मतलब होता है शेयर्स वगैरह, औद्योगिक बाजार के अंदर शेयर मार्केट, ठीक है जी, ये सारे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह आते हैं। ये हमने पढ़ा था ना, कहाँ पे देखो, आ जाओ जी यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं गया। भारतीय पूंजी बाजार ये है ना, इसमें छूटा नहीं है ना, कोई चीज़ छूटा नहीं है, ठीक है जी। हाँ जी, छूटा कहाँ है? प्रतिभूति बाजार ये सब हमने पढ़ लिया था क्या? यहाँ पे नहीं दिया हुआ था, यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से चलो ये भी पढ़ा दो थोड़ा सा। देखो भारतीय पूंजी बाजार, देखो मेनली पूंजी बाजार में क्या कहते हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट सुनते हो ना, आजकल अदानी ग्रुप जो है उसके शेयर्स बहुत घट गए हैं, ठीक है जी। तो इस टाइप से टाटा के शेयर्स, रिलायंस के शेयर्स घटते बढ़ते रहते हैं, तो उसे हम पूंजी बाजार बोलते हैं। उसमें बेसिकली क्या है, शेयर्स वगैरह आप खरीद सकते हो। किसी कंपनी का शेयर्स आप जब खरीदते हो उसे प्रतिभूति बाजार बोलते हैं। प्रतिभूति बाजार बेसिकली क्या होता है, प्रतिभूति बाजार में प्राथमिक बाजार भी कहा जाता है। इसका संबंध कंपनियों के नए शेयर से होता है। यहाँ पे ध्यान रख लेना, नए शेयर। जब आप पुराने शेयर्स खरीदते हो तो वो होता है औद्योगिक बाजार, जिसके अंदर ओल्ड शेयर, ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू जो है द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। इसमें आप जो है ना, जो ऑलरेडी क्रय विक्रय करते हो पुराने ओल्ड वाले शेयर्स का, ठीक है, शेयर्स डिवेंचर सबका। जब पहली बार आप कोई कंपनी का शेयर्स खरीदते हो ना, किसी भी कंपनी का पहली बार, ठीक है, नए हिस्से, नए शेयर, तो उसे आप बोलते हो प्रतिभूति बाजार। औद्योगिक बाजार जिसको द्वितीयक बाजार भी बोलता है, इसमें आप अगर मान लो, देखो बता देता हूँ, ये लो, ये है कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री या आपकी टाटा की कंपनी। ये है मिस्टर ए ने क्या किया, पहली बार शेयर्स खरीदा,
शेयर्स क्या होता है ये सब अब मत पूछना, ठीक है। फिलहाल समझो शेयर्स होता है, शेयर का मतलब हिस्सेदारी, कि भाई टाटा ने शेयर्स निकाला, अब इसने 100 रुपये लेके एक शेयर्स खरीद लिया सपोज टाटा का, ठीक है जी। टाटा का इसने शेयर्स खरीद लिया। अब मान लो टाटा जो है टाटा मोटर्स का शेयर्स जो है अभी के रेट में 420 रुपये, तो 420 रुपये लगा के एक शेयर्स खरीद लिया उसने, ठीक है। जब जब ये इशू हुआ था तब खरीदा मान लो, ठीक है जी। तो पहली बार, अच्छा चलो एक काम करो, पहली बार इसने 100 रुपये का शेयर्स खरीदा, 10 रुपये में खरीदा, जब इशू हुआ था 10 में खरीद लिया। अब ये क्या है, ए ने किसी बी को सेल कर दिया इस शेयर्स को, अभी 420 रुपये का है, तो ए ने बी को बेचा, बी ने खरीद लिया। तो ये कहाँ से खरीदेगा, ये जो खरीदेगा सेकेंडरी मार्केट से खरीदेगा, औद्योगिक बाजार से खरीदेगा। तो ये पुराने शेयर्स का जो सेल परचेज आपस में लोग करते रहते हैं ना, वो होता है सेकेंडरी में। और जब कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स किसी को बेचती है उसे हम प्रतिभूति बाजार बोलते हैं। फिर थर्ड है विकास वित्तीय संस्थाएं। देखो कृषि उद्योग एवं दीर्घकालीन विकास वित्त की आवश्यकताओं को पूर्ति के लिए भारत सरकार की सहायता से देश में कई विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं की स्थापना हुई है कृषि शाख दृष्टि से। तो ये सारे हमने पढ़े, नाबार्ड वगैरह ये सब हमने पढ़ लिया था, दलाल स्टेट्स बैकबोन ये सब हमने पढ़ा था। ये दो छोटे से रह गए थे तो वो मैंने दोबारा से यहाँ पे पढ़ा दिया, दैट्स इट, खत्म कहानी, ठीक है जी। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर्स अपना कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी लोगों को मज़ा आया होगा, ठीक है जी। मज़ा आया है तो फटाफट लाइक का कर दें और सब्सक्राइब कर लेना चैनल। बाकी सारे जो है ना चैप्टर्स का रिवीजन वीडियो और इकन से कंप्लीट जो चैप्टर्स का जो है मैंने आपको पढ़ा दिया, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, हर चैप्टर्स का लिंक। टोटल 6 या 7 चैप्टर है, सबका आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके अपना पूरा का पूरा 7 चैप्टर, 6 के 6 चैप्टर, 7 चैप्टर्स आएगा, 7 के 7 चैप्टर जो है आप अपना कंप्लीटली सेल्फ स्टडी से रिवाइज कर सकते हो। सेल्फ स्टडी नाम ही हमारे क्लास का सेल्फ स्टडी, आपको कहीं से कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार आप इस लेक्चर्स को सुनोगे ना, देखोगे, तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएगी। हो सकता है जब आप पहली बार पढ़ो ना तो समझ में नहीं आए, तो उसको बार बार 2 बार 3 बार आप पढ़ोगे, आपके पास पूरा 1 साल होता है, ठीक है जी। तो आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आंसर की आप प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक है जी। उसका भी सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आपको सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस आंसर पीडीएफ मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, ओके। ये वाली बुक भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो इसी के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिन लोग का एग्जाम है, आसपास में एग्जाम है, टेस्ट है, ठीक है जी। तो वो लोग अच्छे से मेहनत करते रहो, और कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, डिस्क्रिप्शन में आप लिख लेना, ठीक है। कोई और भी चीज़ों पे सब्जेक्ट पे या किसी भी टॉपिक पे अगर समझ नहीं आया हुआ तो आप क्वेश्चन नीचे डिस्क्रिप्शन कर रहा हूँ, कमेंट बॉक्स में लिखना, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे आप जो है नीचे दिए गए नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको समझा दूंगा। तो इसी के साथ बाय बाय, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ।